चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है, रेगुलेशन 25 एंड रेगुलेशन 123। 25 वो रेगुलेशन है जिसमें आईपीओ की कंडीशन बता रखी है और 123 वो है जिसमें एफपीओ के बारे में बता रखा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में इतना फर्क है। अब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के प्रोविजन पढ़ते हैं हम। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो आप किसी होटल में जाते हो, तो होटल में जाने के बाद में क्या होता है, वो आपको वहाँ का मेन्यू ला के देता है। मेन्यू में से आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे ही जब कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, तो जिस प्रकार का वो डॉक्यूमेंट देगी, जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट में वो अपने शेयर्स को ऑफर करेगी, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे हम ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब उस ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या हुआ, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के पिछले साल की फाइनेंशियल वगैरह हो जाएंगे, कंपनी कितना इशू ला रही है, किस टाइप का इशू ला रही है, क्या प्राइस रख रही है, ये सारी डिटेल जितने भी रिलेटेड टू ऑफर है वो सारी डिटेल मिलेगी हमें ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे को क्या फायदा रहता है, तो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उसके अंदर से उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि कितना ऑफर है, किस प्राइस पे है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कंपनी क्या बिजनेस करती है, ये सारी चीज़ें देखती है इन्वेस्टर। और इसको उन चीज़ों को समझने के लिए हेल्प करता है उनका ऑफर डॉक्यूमेंट। तो इश्यूअर जो होती है वो अपने शेयर्स को ऑफर करना चाहती है पब्लिक को, तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती है पब्लिक को। पब्लिक उस ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ देखती है, कंपनी की डिटेल वगैरह देखती है, उनको सही लगता है तो वो इन्वेस्ट करती है, अगर उनको सही नहीं लगता है तो पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है। तो एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट है जिसके कारण इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं कि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने चीज़ बता दी ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, अगर मान लो मेरा ऑफर डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों लाइए समझ करके। अगर मान लो कोई कंपनी अपना ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर देती है पब्लिक के पास में, और उसमें इंफॉर्मेशन लिख देती है कुछ कुछ गलत गलत, तो उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पब्लिक उस ऑफर डॉक्यूमेंट पर विश्वास कर लेती है और उस भरोसे के ऊपर वो उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेती है। अब हुआ क्या, मान लो कुछ गलत लिख दिया उस कंपनी ने कि है ना, हमारे पिछले साल में 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और एक्चुअल में 15 करोड़ का नहीं हुआ, ऐसी कुछ गलत चीज़ लिख दी। या फिर उन्होंने लिख दिया कि हमारा जो प्रमोटर है या फिर हमारा डायरेक्टर वो अंबानी बनने वाला है, और एक ही नाम के बहुत जने हो सकते हैं। तो मान लो कि वो अंबानी कोई और था और पब्लिक समझ रही है कि अच्छा वो अंबानी है, वो प्रमोटर बन रहा है, वो डायरेक्टर बन रहा है, तो मतलब कंपनी बहुत अच्छा करेगी, वर्क करेगी। या रतन टाटा का नाम ले लो, उनका नाम लिख दिया। तो यहाँ पे सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अरे अरे, जो कंपनी इशूअर अपना ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को दे रही है वो सही है कि नहीं है, तो उसको चेक करने से पहले एक काम करो, एक कॉपी आप हमारे को दो, मतलब सेबी को दो। सेबी क्या करेगी, उसको चेक करेगी कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं इसमें। उसके बाद में अगर सेबी को लगता है कि हाँ आपका ऑफर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो आप उसको पब्लिक को इशू कर दो। तो जब तक ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं बनता है और एक कॉपी उसकी सेबी को फाइल करते हैं अपन, उस कॉपी को बोलते हैं हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब वो अभी तक ड्राफ्ट स्टेज में, सेबी उसको चेक करेगी, अगर सब कुछ सही लगेगा तो वही ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आपको बन जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट। और ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो पढ़ते, इश्यूअर कंपनी थ्रू मर्चेंट बैंकर, मतलब इश्योर कंपनी खुद नहीं करेगी, इश्योर कंपनी एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी, वो मर्चेंट बैंकर फाइल करेगा सेबी के पास में। कंपनी चाहे तो एक मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर सकती है जो कि रजिस्टर्ड होगा सेबी के पास में, या एक से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकती है। अगर मान लो एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर वो अपॉइंट करती है तो उन सब में से एक मॉनिटर अपॉइंट करेगी, मतलब एक लीड मैनेजर अपॉइंट करेगी कि हाँ इन सब मर्चेंट बैंकर को भी ये वाला मर्चेंट बैंकर साथ में लेके चलेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो सब अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे। इसलिए क्या करती है, एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर होता है तो वहाँ पे लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है, और अगर एक ही है तो वो आपको मर्चेंट बैंकर ही लीड मर्चेंट बैंकर कहलाता है। अब वो क्या करेगी, फाइल करेगी, मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, फाइल करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को, प्लस एक कॉपी उसकी स्टॉक एक्सचेंज को भी देगा। स्टॉक एक्सचेंज के पास में भी राइट है कि उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी उसको भी मिले। यहाँ पे प्रोविजन बोला गया है कि कब फाइल करना है आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास में। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोविजन के अंदर, जिस दिन आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज या आरओसी के पास में, उससे 30 दिन पहले आपको फाइल करना पड़ेगा आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास में। अब पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है,
फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने से 30 दिन पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए सेबी के पास में। तो सेकंड वाली स्टेप है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना। तो हम पहले से नहीं डिसाइड कर पाते कि हम किस दिन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी के पास में करेंगे, इसलिए प्रोविजन उल्टा पढ़ते हैं। जिस दिन हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करा उसके 30 दिन बाद में, एटलीस्ट 30 दिन, उसके 30 दिन बाद में ही हम अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे आरओसी या स्टॉक एक्सचेंज को। पर अगर एग्जाम में लिखो तो वहाँ पे ये लाइन लिखना कि जिस दिन हम अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं आरओसी या स्टॉक एक्सचेंज को, उसके एटलीस्ट 30 डेज प्रायर हमारे को सेबी में फाइल होना चाहिए। और हम प्रैक्टिकली कैसे पढ़ेंगे कि जिस दिन हमने सेबी को फाइल करा उससे 30 दिन का वेट करेंगे, 30 दिन होने के बाद में वो हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट, और वो फाइनल बन जाएगा और उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक को इशू कर पाएंगे। बट जब तक सेबी के पास में है और 30 दिन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो पब्लिक को इशू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब सेबी क्या करेगा, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही उनको ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मिलेगा वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे और 21 दिन के लिए ओपन रखेंगे पब्लिक कमेंट के लिए। जिस दिन मेरे को सेबी हो अगर मैं और मेरे को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मिला तो वहाँ से 21 दिन तक मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा और 21 दिन के अंदर अंदर पब्लिक भी उसको पढ़ पाएगी। और अगर पब्लिक को लगेगा कि इसमें गलती है तो वो सेबी को इंटीमेट करेगी, सेबी इश्योर को बोलेगा कि हाँ आपके अंदर ये गलती है। तो पब्लिक भी सेबी को बोल सकती है कि इसमें ये गलती है या ये है, या सेबी खुद अपने बेसिस पे भी बोल सकता है कि हाँ मेरे को इस चीज़ में डाउट लग रहा है, ये चीज़ की क्लैरिफिकेशन और दो, या फिर यहाँ पे आपने गलत लिख रखा है। तो इश्यूअर को या मर्चेंट बैंकर को उस चीज़ को सही करना पड़ेगा या फिर जो क्लैरिफिकेशन मांगी उस क्लैरिफिकेशन को देना पड़ेगा। हमने जो 30 डेज का पीरियड पढ़ा वो कब से शुरू होता है, सबसे पहले 30 दिन के अंदर का टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर सेबी जो चाहे वो कमेंट, जो चाहे वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, जो चाहे वो चेंजेस करवाने वो चेंजेस भी करवा सकता है। तो 30 दिन का पीरियड शुरू कब से होता है, 30 दिन का पीरियड शुरू होता है लेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों का 4 पॉइंट बनेंगे, इन चारों में से जो लास्ट में होगा वहां से 30 दिन आपका शुरू होगा। तो सबसे पहले जिस दिन मैंने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा सेबी को वहां से 30 दिन, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। जिस दिन फाइल करूंगा मैं अपना डीओडी उस दिन से 30 दिन। सेकंड, अगर मान लो कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा या कुछ चेंजेस मांगे सेबी ने मेरे से, तो वो चेंजेस या वो क्लेरिफिकेशन में सेटिस्फाइड रिप्लाई कर देता हूँ मैं सेबी को, कि सिर्फ रिप्लाई नहीं, मैं ऐसा रिप्लाई करता हूँ जिससे सेबी सेटिस्फाई हो जाती है। वो रिप्लाई जिस दिन करूंगा मैं उस दिन से 30 दिन शुरू हो जाएंगे। या फिर मान लो अगर सेबी ने किसी थर्ड पार्टी से मेरी इंफॉर्मेशन मांगी थी तो वो इंफॉर्मेशन जिस दिन आ जाएगी सेबी के पास में वहां से 30 दिन। सपोज आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी मेरी, और आईआरडीए से सेबी ने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा मेरी कंपनी के लिए, तो आईआरडीए जिस दिन वो क्लेरिफिकेशन फाइल करेगी सेबी को उस दिन से 30 दिन शुरू होंगे। और फोर्थ पॉइंट है सिंपल सा, जिस दिन हमारे को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेटर मिला। तो जनरल कंडीशन में जो पढ़ा था ना हमने, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलनी चाहिए हमारे को स्टॉक एक्सचेंज से, वही पॉइंट है ये कि जिस दिन मेरे को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेटर मिला वहां से 30 दिन। तो जनरली क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जिस दिन आप फाइल कर रहे हो ना उससे पहले ही आप अप्रूवल ले लेते हो। तो एक कंडीशन तो आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले ही होगी। फिर जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो वहां से 30 दिन शुरू होंगे। वहां से 30 दिन कंप्लीट होने के बाद में आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बस अगर इसके बीच में कोई क्लेरिफिकेशन मांग लिया, इश्यूअर से खुद से मांग लिया या फिर किसी थर्ड पार्टी से मांग लिया, तो आपका 30 दिन की जो पीरियड है वो रिवाइज हो जाएगा। और जिस दिन आपने सेटिस्फाई रिप्लाई दिया या फिर थर्ड पार्टी ने रिप्लाई करा उस दिन से वापस आपका शुरू हो जाएगा 30 दिन। वहां से 30 दिन तक का और वेट करेंगे। अगर सीबी मान लो और कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मांगता है तो वहां से 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो सिंपल सा है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या होता है, इश्यूअर कंपनी है वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करती है, स्टॉक एक्सचेंज को एक कॉपी उसकी देती है, स्टॉक एक्सचेंज और ड्राफ्ट और सेबी और इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर ये सारे मिलके अपने अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं इसको। सेबी के वहाँ पे जो पब्लिश कर रखी है वो 21 दिन के लिए ओपन रहती है पब्लिक की कमेंट के लिए। और 30 दिन का पीरियड हम मानेंगे कब से, जिस दिन से हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करा या फिर क्लेरिफिकेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी रिसीव हुआ या फिर अप्रूवल लेटर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ से इन चारों में से जो लेटर हुआ वहाँ से 30 दिन हम काउंट करते हैं। और ये फाइल कब करना पड़ता है, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ये फाइल कैसे करेगा, ये 3 हार्ड कॉपीज में सेबी को फाइल करेगा। मतलब
3 सेट बनाएगा अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के, और वो तीनों हार्ड कॉपी में होंगे, प्लस एक सॉफ्ट कॉपी भी अटैच करेगा। प्लस मर्चेंट बैंकर इंश्योर करेगा कि उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो लिख रखा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल है तो जो सेलिंग शेयर होल्डर है, प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है कि नहीं ये कर रहे हैं, ये भी मर्चेंट बैंकर इंश्योर करेगा। थर्ड, अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फाइल कर रहे हैं लास्ट के, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 6 महीने तक मतलब लेटेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आज जब मैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या करेगा मर्चेंट बैंकर, एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करेगा कि हाँ कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल कर रही है, जनरल कंडीशन वगैरह फुलफिल कर रही है, वो जो नेट टेंजिबल एसेट वाले वो जो चारों रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर रही है, या फिर एफपीओ के केस में वो नेम चेंज वाली एक रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रही है। ये सारा का एक सर्टिफिकेट बनेगा कि हाँ हमारी कंपनी सारे के सारे ड्यू डिलिजेंस पूरे कर रही है। इसके बाद में जो मर्चेंट बैंकर और सेबी दोनों के बीच में, जो मर्चेंट बैंकर और इश्यूअर दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी एक कॉपी फाइल करेगा। प्लस इन केस अगर मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना ऑफर के लिए, तो उसमें क्या था इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अगर कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूँ मैं, अगर मेरी कंपनी कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, तो इन केस मेरे को डिवेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो डिवेंचर ट्रस्टी के साथ में जो मेरा एग्रीमेंट है उसको, इसकी कॉपी भी मेरे को मर्चेंट बैंकर के थ्रू सेबी को देनी पड़ेगी। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि मर्चेंट बैंकर को क्या करना पड़ेगा, एक तो 3 हार्ड कॉपी में देनी पड़ेगी प्लस सॉफ्ट कॉपी में देनी पड़ेगी, और इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डिस्क्लोजर या फैक्ट्स जो दिए वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ऑफर फॉर सेल का केस है तो उसमें सेलिंग शेयर होल्डर और प्रमोटर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो 6 महीने से पुराने फाइनेंशियल नहीं होने चाहिए। प्लस ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट के बाद में इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी देगा, और इन केस कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करा है, उससे जो सर्टिफिकेट लिया वो सर्टिफिकेट भी लेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जब 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बन जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट। वो ऑफर डॉक्यूमेंट आप पब्लिक को इश्यू कर सकते हो। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, मेक चेंजेस एज सजेस्टेड बाय द सेबी बाय इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर। अगर मान लो सेबी ने बोला कि ये चेंजेस करो, वो वाले सारे चेंजेस इश्यूअर अपने या मर्चेंट बैंकर उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कर देगा, तो वो बन जाएगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मटेरियल फैक्ट ऑल द चेंजेस इट बिकम द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड नोन एज। अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे प्रॉस्पेक्टस, अगर आप राइट इशू कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे लेटर ऑफ ऑफर। पब्लिक इशू है तो प्रॉस्पेक्टस, राइट इशू तो उसको बोलेंगे हम लेटर ऑफ ऑफर। किसको? ऑफर डॉक्यूमेंट को। और ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे हम आरओसी के साथ में और स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, प्लस एक फाइनल कॉपी हम स्टॉक सेबी को भी देंगे। और ये हेल्प करेगा, इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब वो हेल्प करेगा इन्वेस्टर को कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जब तक वो सेबी के पास में है तब तक वो ड्राफ्ट स्टेज में है, सेबी उसमें चेंजेस करवा सकती है। सेबी वहां से 30 दिन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे वो बन जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट। पब्लिक इशू है तो वो कहलाएगा प्रोस्पेक्टस, और अगर राइट इशू है तो वो कहलाएगा लेटर ऑफ ऑफर। वो हम पब्लिक को दे सकते हैं, पब्लिक उसके बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रकार का ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर इशूअर को पता नहीं है कि है ना हमारे शेयर्स की प्राइस क्या रखनी है, या फिर हमारा इशू साइज क्या रखना है, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखनी है। तो ये केस होता है बुक बिल्डिंग इशू में। बुक बिल्डिंग, जब भी कोई कंपनी बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू अपना पब्लिक ऑफर लाती है तब वो इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर आइदर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं पता होता है, आपकी इशू प्राइस नहीं पता होती है, या फिर आपका इशू साइज नहीं पता होता है। उस केस में क्या करती है कंपनी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। तो देखते हैं, इशूड बाय कंपनी इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग इशू। मतलब अगर आपका प्राइस पहले से पता है तो आप नॉर्मली वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो और ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो। बट आपको प्राइस वगैरह नहीं पता है कि कितनी प्राइस रखनी चाहिए, या फिर इशू साइज नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, एक बार रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाओगे और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे सेबी के पास में। फिर उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे क्या करेंगे, इन्वेस्टर बिडिंग करेंगे आपके पे कि आपकी शेयर्स कितना खरीदना चाहते हैं। उस डिमांड के ऊपर देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि आपको इशू साइज कितना रखना है या फिर आपको प्राइस कितना रखना है।
तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपकी पहले से प्राइस फिक्स है तो आप नॉर्मल इशू लाओगे जिसमें ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, या फिर आप बुक बिल्डिंग इशू लाओगे जिसमें आप आपकी डिमांड देखोगे मार्केट में कितनी है, उस डिमांड के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि आपको प्राइस कितनी रखनी है। उस टाइप की इशू को बोलते हैं बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है जिसको मार्केट में पता ही नहीं है कि उसकी शेयर्स की प्राइस कितना रखना चाहिए, वो देख रही है कि अगर मान लो मैंने प्राइस रखी 10 रुपये, तो ऐसा हो सकता है कि यार 10 रुपये बहुत सस्ता हो जाए, या फिर वो मान लो रखना चाह रही है कि 15 रुपये रख लेते हैं, तो उसको ये भी डर है कि यार 15 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या बोला सेबी ने कि एक काम करो, आप अपना बुक बिल्डिंग इशू लाओ। बुक बिल्डिंग इशू में क्या आएगा कि आपको जो एक्चुअल अलॉटमेंट करना है ना, उससे पहले एक बिडिंग का मौका दिया जाएगा, बिडिंग का मौका दिया जाएगा। उसमें आपको पता पड़ेगा कि आपकी शेयर्स कितने रुपए के ऊपर डिमांड कर रही है। जैसे कि उस प्रोस्पेक्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा उस टाइम पे, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मान लो मैंने लिख दिया कि मैं अपनी शेयर्स 10 से 15 रुपए के बीच में इशू करूंगा, तो बहुत सारे लोग होंगे जो 10 रुपये पे ही लेने के लिए करेंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे वो कहेंगे कि नहीं कंपनी अच्छी है, हम 15 रुपये भी देंगे तो भी ले लेंगे। कोई बोल रहा है कि 12 रुपये लेंगे, कोई बोलेगा 13 रुपये पे लेंगे। इस प्रकार से आपको डिमांड देखनी पड़ेगी, और डिमांड के बेसिस पे आप देखोगे कि हाँ अगर मैं मान लो 13 रुपये भी रखूंगा ना, तो भी मेरा इशू साइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, और मेरे को जितने का इशू ला रहा हूँ उतने पैसे मिल जाएंगे। तो बुक बिल्डिंग इशू आपको हेल्प करता है कि आपको प्राइस क्या रखनी है या फिर आपका इशू साइज क्या रखना है। इस टाइप का कोई इशू लाते हैं तो उस टाइम फाइल होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस issued by a company in case of public issue through बुक बिल्डिंग इशू। इसके अंदर अब इसके अंदर आपको दो चीजें नहीं पता होता है, वेदर प्राइस नहीं पता होती या नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता होती। इन दोनों में से एक चीज पता नहीं होती है, या ये दोनों नहीं पता होते, या फिर अमाउंट ऑफ इशू इज नॉट डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब या तो आपको नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है, प्राइस नहीं पता है, या फिर आपको इशू साइज नहीं पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस इज इक्वल टू इशू साइज। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स या प्राइस नहीं पता है, या फिर आपका इशू साइज नहीं पता है। इन को पता करने के लिए आप क्या करते हो, बुक बिल्डिंग इशू लाते हो, और उस बुक बिल्डिंग इशू में आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो। तो आप जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो ना, उसमें क्या करोगे कि आपको प्राइस थोड़ी बहुत तो बतानी पड़ेगी कि क्या करना है। तो उसमें दो ऑप्शन कर सकते हो आप, या तो आप फ्लोर प्राइस बता दोगे। फ्लोर प्राइस मतलब कम से कम प्राइस, कि अगर मैं अपना इशू लाऊंगा तो कम से कम 10 रुपये तो रखूंगा। उस 10 से आपको कोई इन्वेस्टर है तो वो 10 रुपये भी खरीद सकता है, या 10 रुपये की ज़्यादा की भी डिमांड रख सकता है कि नहीं मैं तो 12 पे भी खरीदूंगा, नहीं मैं तो 15 पे भी खरीदूंगा। या फिर मैं एक रेंज दे दूंगा कि इस रेंज के बीच में 10 से 15 रुपये, इसके बीच में मैं अपनी रेंज रखूंगा। उसको बोलते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या हो जाता है, जिसके अंदर मैं एक रेंज दे देता हूँ कि कम से कम मैं 10 रुपये में बेचूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये। ये एग्जाम्पल है, आप कितना भी रख सकते हो, कम से कम 100 रुपये रखूंगा, कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये, ये एक रेंज दे सकते हो। इस रेंज को हम बोलते हैं प्राइस बैंड। तो अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी को या तो फ्लोर प्राइस लिखनी पड़ेगी, जैसे कि मिनिमम में 100 रुपये में तो बेचूंगा, या फिर प्राइस बैंड लिखना पड़ेगा। अब इस प्राइस बैंड में एक अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था कि आप फ्लोर प्राइस तो आपकी मर्जी हो जितने रख सकते हो, जैसे कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये रखना चाहता हूँ तो मैंने इशूअर ने 100 रुपये फ्लोर प्राइस रख दी। और कैप प्राइस के लिए इनका एक प्रोविजन था कि कैप प्राइस शुड बी मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। अगर मेरी फ्लोर प्राइस 100 रुपये है तो मैं अपनी कैप प्राइस मैक्सिमम फ्लोर प्राइस की 120% रख सकता हूँ। जैसे कि 100 रुपये है तो मैक्सिमम हो जाएगा इसका 120%, 120 रुपीज़। तो मेरी रेंज हो जाएगी 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक। इसमें एक अमेंडमेंट करा और अमेंडमेंट जोड़ा कि मैक्सिमम मैंने आपको कैप प्राइस तो बताई प्लस मिनिमम कैप प्राइस भी होगी। मिनिमम कैप प्राइस हो गई 105%। मतलब अगर फ्लोर प्राइस मेरी 100 रुपीज़ है तो कैप प्राइस मेरे को मिनिमम 105% मतलब 105 रुपये, और मैक्सिमम 120% मतलब 120 रुपये। तो मेरे को फ्लोर प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये ही फिक्स रहेगी। और के प्राइस के लिए का प्रोविजन कर दिया कि मिनिमम आपको 105 रुपये या फिर 120 रुपये रखनी पड़ेगी। 105 रुपये से कम नहीं रख सकते, 105 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते। पहले प्रोविजन था 120 से ज़्यादा नहीं रख सकते। पहले प्रोविजन था 120 से ज़्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम 120 ही। अब उसमें मिनिमम भी ऐड कर दिया गया कि 105 से कम भी नहीं रख सकते। तो जो लोग सोचते थे ना कि 100 से 120 के बीच में रख दे, वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब उनको 100 से 105 रुपये के बीच में मिनिमम रखना ही पड़ेगा। और अगर मान लो
इन केस वेयर प्राइस बैंड इज नॉट डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर मान लो कि है ना मैं प्रोस्पेक्टस तो इशू कर रहा हूँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी इशू कर रहा हूँ, उसमें मेरा प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस ही नहीं दिया, तो इन केस में क्या है, सेबी ने एक छूट दी है कि आपका जिस दिन ऑफर ओपन हो रहा है उससे 2 दिन पहले अगर आईपीओ का केस है और 1 दिन पहले अगर एफपीओ का केस है, आप फाइल कर सकते, आप एडवर्टाइज कर सकते हो इन न्यूज़पेपर में। जैसे मेरी कंपनी है बुक बिल्डिंग इशू लाना चाहती है, तो बुक बिल्डिंग इशू में मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करा होगा मैंने। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मान लो मैंने प्राइस रेंज ही नहीं दी, प्राइस बैंड ही नहीं दिया, ना कि फ्लोर प्राइस दिया, ना ही प्राइस बैंड दिया, तो इन केस क्या कर सकता हूँ मैं, जिस दिन मेरा इशू ओपन होने वाला है, अगर आईपीओ का केस है तो इशू ओपन होने से 2 दिन पहले मैं हिंदी इंग्लिश न्यूज और रीजनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकता हूँ अपनी फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड, या फिर अगर फर्दर पब्लिक ऑफर है तो एटलीस्ट 1 डेज प्रायर में कर सकता हूँ। सिंपल प्रोविजन। इसके बाद क्या है कि अगर मान लो प्राइस और इश्यू साइज इज फाइनलाइज आफ्टर बिडिंग पीरियड, मतलब जैसे ही कि वो बिडिंग पीरियड खत्म हो जाता है फिर मेरे को है ना डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को प्राइस क्या रखनी है या फिर हमारा इश्यू साइज क्या रखना है, और वो होने के बाद में हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बन जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट, और उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हमारे को फाइल करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज एंड आरओसी के पास में। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होगा जब हमारे पास में प्राइस वगैरह फिक्स है, नॉर्मल केस का नॉर्मल टाइप का पब्लिक इशू है तब, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होगा जब हमारा इशू बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू है। अब हमने यहाँ पे बात करी कि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, अब हमने जो बात करी प्री इशू एडवर्टाइजमेंट की, तो है ना हमने जो बोला कि एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, उसके रिलेटेड भी हमारे पास में प्रोविजन है। तो क्या बोला गया है, जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करा उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको प्री इशू एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा पर प्री इशू क्यों बोला उसको, क्योंकि ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइलिंग करने के तो 2 दिन के अंदर है, बट जब हमारा ओपन होगा ऑफर पीरियड उससे पहले है तो उसको हम बोलेंगे प्री एडवर्टाइजमेंट। सिंपल से प्रोविजन है, बोला गया है कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को प्री इशू एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, और वो एडवर्टाइजमेंट होगा एक नेशनल न्यूज़पेपर में इंग्लिश के अंदर, एक नेशनल न्यूज़पेपर में हिंदी के अंदर, और एक होगा रीजनल न्यूज़पेपर ऑफ द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, मतलब जिस स्टेट में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ की कोई एक लोकल न्यूज़पेपर में भी मेरा चल जाएगा इन रीजनल लैंग्वेज, जहाँ पे वो लैंग्वेज चलती है। अगर मान लो मुंबई है, महाराष्ट्र है, मुंबई है जहाँ पे मराठी चलती है, तो एक मराठी न्यूज़पेपर में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश में होगा, एक नेशनल न्यूज़पेपर में जो हिंदी में होगा, और उसके अंदर आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो सारी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दे रखी है, स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 10th ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। और जनरली क्या होता है, वो रेगुलेशन खोलो उसके अंदर आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट कैसे देना उसका फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप अपने से एडिट करके कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट ऑफर टू पब्लिक। इसके लिए रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है रेगुलेशन 32 इन केस ऑफ आईपीओ, रेगुलेशन 129 इन केस ऑफ एफपीओ। तो नेट ऑफर होता क्या है कि अगर मान लो मैं 1000 करोड़ का इशू लेने के आ रहा हूँ तो उसमें से मेरा प्रमोटर जो पहले से कंट्रीब्यूट कर देंगे वो माइनस कर दूंगा मैं, और कंपनी को कंपलसरी रिजर्वेशन करनी पड़ती है अपने शेयर होल्डर के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, तो वो पार्ट भी अगर मैं माइनस कर दूँ तो उसके बाद में जो बचता है मेरा इशू साइज उसको कहते हैं हम नेट ऑफर। और वो नेट ऑफर में पब्लिक को अलग अलग कैटेगरीज को दे सकता हूँ, मतलब जैसे कि अगर मान लो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनको कुछ पार्ट दे सकता हूँ, एनएनआई है तो कुछ दे सकता हूँ, क्यूआईबी है तो उनको कुछ पार्ट दे सकता हूँ। तो मतलब फिक्स रखना है कि इतना इसको देना है, इतना इसको देना है। नेट ऑफर का मतलब क्या होता है, नेट ऑफर इज इक्वल टू इशू साइज माइनस प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस रिजर्वेशन। अगर मान लो मेरा इशू साइज 1000 करोड़ था, उसमें से 300 करोड़ तो है ना प्रमोटर ने बोल दिया कि मैं ही खरीदूंगा, 200 करोड़ मैंने मतलब मान लो कि रिजर्वेशन के अंदर रख दिया एम्प्लॉय के लिए, शेयर होल्डर के लिए, तो 1000 माइनस 300 माइनस 200 500 बचे, 500 को बोलूंगा मैं नेट ऑफर टू पब्लिक, क्योंकि यही जो ऑफर होगा वो नेट पब्लिक ऑफर होगा। बाकी तो मेरा क्या है अपने खुद के एम्प्लॉय को जा रहा है, अपने खुद के डायरेक्टर प्रमोटर को जा रहा है, तो वो हमारी इंटरनल होगा। पब्लिक को कितना जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। तो प्रोविजन क्या बोलते हैं, नेट ऑफर टू पब्लिक इशू साइज माइनस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन माइनस रिजर्वेशन, और इसके लिए रेगुलेशन 32 और रेगुलेशन 129। अब मैं कितना ऑफर किस कैटेगरी को कितना करूंगा वो डिसाइड करेंगे हम। तो पब्लिक इशू के लिए बोला है अगर बुक बिल्डिंग इशू नहीं है तो मेरे को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 50% देना पड़ेगा।
यहाँ पे बात करिए मिनिमम, मतलब 50% तो कम से कम मुझे देने पड़ेंगे अपने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो इन्वेस्टर जो शेयर्स अप्लाई करते हैं 2 लाख से अंदर अंदर के। मतलब मान लो अगर मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टर है, वो 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो मिनिमम 2 लाख से कम वालों को तो 50% से ज़्यादा रखना है हमारे को। जैसे कि वही मान लो 1000 करोड़ था, उसमें से 300 प्रमोटर का था, 200 एम्प्लॉय का था, तो ये दोनों माइनस कर दिए, बच्चे 500। अब उस 500 का 50% मतलब 250 करोड़ का जो इशू है वो मेरे को मिनिमम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देना है। इन केस मेरा बुक बिल्डिंग इशू है, अदर देन इन केस मेरा पब्लिक ऑफर है, अदर देन बुक बिल्डिंग इशू है, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देना है मिनिमम 50%। और उनके अलावा जो इन्वेस्टर है अलग वाले, जो कि बोलते हैं हम इंडिविजुअल अदर देन आरआरआई, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड बॉडी कॉर्पोरेट, इनको देना है हमारा बैलेंस के परसेंटेज। तो जो 500 करोड़ था उसमें से 250 करोड़ तो मिनिमम मेरे को देते हैं आर आई आई को, और उनके अलावा जो बच रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर आरआरआई के अलावा है। आरआरआई के अलावा मतलब क्या हो गया कि जो लोग जो पर्सन 2 लाख से ज़्यादा का अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं अपना बैलेंस परसेंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नेट ऑफर खत्म हो गया पब्लिक को। पर यहाँ पे याद रखना कि अदर देन बुक बिल्डिंग इशू था। अगर इन केस हमारा बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू हमारा पब्लिक इशू आ रहा है, तब हमारे को नेट ऑफर पब्लिक को कितना कितना देना है वो डिवाइड हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। पर अगर मेरा बुक बिल्डिंग इशू एज पर रेगुलेशन 6(1) है तो अलग होगा, एज पर रेगुलेशन 6(2) है तो अलग होगा। 6(1) 6(2) क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कोई कंपनी है, वो बुक बिल्डिंग इशू लाना चाहती है, आईपीओ का या एफपीओ का कुछ भी लाना चाहती है, और उसके अंदर उसकी जो कंडीशन थी, क्राइटेरिया थी, रिक्वायरमेंट था, वो नेट टेंजेबल एसेट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, नेटवर्थ वाला, या नाम चेंज कर रहा है तो 50% ज़्यादा रेवेन्यू वाला, वो पूरा हो रहा है तो इस पर रेगुलेशन 6(1) कर सकती है। अगर मान लो वो पूरा नहीं हो रहा है तो अपने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि 6(2) के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू इशू करेंगे, जहाँ पे मिनिमम 75% क्यूआईबी इसको देंगे, नहीं तो रिफंड कर देंगे, वो वाला जो प्रोविजन पढ़ा था। तो उस हिसाब से उसको एज पर रेगुलेशन 6(2) का में नेट ऑफर का क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। फर्स्ट पढ़ते हैं बुक बिल्डिंग इशू है, उसके अंदर वो जो चारों कंडीशन थी रेगुलेशन 6(1) की वो फुलफिल हो रही है, तब किसको कितना अलॉट करना है वो डिसाइड करेंगे। तो उसके अंदर होता है आरआरआई को मिनिमम 35% देना है, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 35% देना है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनको मिनिमम 15% देना है, और इनके बाद में जो क्यूआईबीज है उसको मैक्सिमम 50% देना है, और उसकी कंट्रीब्यूशन के अंदर से भी 5% देना है म्यूचुअल फंड को। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 35% आरआरआई को, मिनिमम 15% एनआईआई को, और मैक्सिमम 50% क्यूआईबीज को। पर वही अगर मेरा रेगुलेशन एज पर 6(2) होता तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, क्यूआईबीज को मिनिमम 75%, तो बाकी का परसेंट मैक्सिमम 10% आरआरआई को, मैक्सिमम 15% एनआईआई को, और बाकी का मिनिमम 75% क्यूआईबीज को। तो वहाँ पे हमने जो पढ़ा ना एज पर 6(1), तो पहले के दो में मिनिमम मिनिमम थे, और एज पर 6(2) पढ़ा ना तो उसके पहले के दो में मैक्सिमम मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पहले मिनिमम, पहले एक तो लाइन याद कर सकते हो कि पहले एनएनआई को लिखना है, फिर आरआई को लिखना है, फिर क्यूआईबी को लिखना है। तीनों में, दोनों कैटेगरी में मैंने पहले ही सीक्वेंस रखी है। फिर आप यूँ रख सकते हो कि मिनिमम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, फिर सेकंड वाले केस में मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। मिनिमम 35%, फिर मिनिमम 15%, फिर मैक्सिमम 50%, और सेकंड वाले केस में मिनिमम मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 15% और मिनिमम 75%। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉपिक नेट ऑफर टू पब्लिक। पर इसके अंदर हमारे को एक और प्रोविजन पढ़ना है कि हम जो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दे रहे हैं, देखो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन हो गया कि जो आरआरआई के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब जो बिडिंग, जो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है वो 2 लाख से ज़्यादा की है और वो नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक बाइफर्केशन दे दिया कि अगर आप नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जो 15% दे रहे हो ना, एक इस केस में मिनिमम और दूसरे वाले केस में मैक्सिमम, तो वो 15% का भी 1/3 और 2/3 करना है। 1/3 उसको देंगे जो कि बिडिंग कर रहा है 2 लाख से, जो एप्लीकेशन दे रहा है 2 लाख से ज़्यादा की, और 10 लाख के अंदर अंदर, मतलब 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से कम करेगा तो वो तो आरआरआई में आ जाएगा।
2 लाख से तो ज़्यादा की कर रहा है, बट 10 लाख तक की कर रहा है, तो एटलीस्ट उनका जो 15% का कंट्रीब्यूशन है ना, उसका 1/3 करो, मतलब 5%। 5% आपको ऐसी कैटेगरी में जानी है जहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है 2 लाख से 10 लाख के बीच में, और 2/3 बाकी का जो 10% है वो ऐसी कैटेगरी में जा लो जहाँ पे आपका एप्लीकेशन का अमाउंट है जो 10 लाख से ज़्यादा आ रहा है। सेकंड, जो हमने QIBs का पढ़ा, QIBs में रेगुलेशन 6(1) के हिसाब से मैक्सिमम 15% दे सकते हैं, जिसका 5% तो म्यूचुअल फंड को देना है, और 6(2) के हिसाब से QIB जिसमें 75% मिनिमम QIBs को देना है। इनका इनका अपना अपना परसेंटेज का 60% आपको एंकर इन्वेस्टर को देना है। मतलब अगर मैं बात करूँ 6(2) की, उसमें मान लो मेरा 1000 करोड़ का इशू था, उसमें से मिनिमम मेरे को 75% तो QIBs को देना था, तो वो हो गए 75 करोड़, 750 करोड़। तो उसका 750 करोड़ का 60% मेरे को देना है एंकर इन्वेस्टर को, और उसी 750 का 5% देना है मेरे को म्यूचुअल फंड को। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है नेट ऑफर टू पब्लिक। यहाँ पे हम 3 चीजें देख लेते हैं कि RRI क्या होता है, NNI क्या होता है, और QIBs क्या होता है। QIBs की डेफिनेशन है, यहाँ पे हम उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आ रहा है हमारा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जो एप्लीकेशन देता है 20 लाख 2 लाख से कम कम की, उसको बोलते हैं हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स एन इन्वेस्टर who applies or bid for a specific security for a value of not more than 2 लाख रुपीज, मतलब 2 लाख से कम का कर रहा है और वो इंडिविजुअल है, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स एन इन्वेस्टर अदर देन RRI, मतलब वो एप्लीकेशन कर रहा है 2 लाख से ज्यादा की, एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय, मतलब वो ना QIBs में आ रहा है ना RRI में आ रहा है, तो उसको हम मान लेंगे NNI। ठीक है। थर्ड आ गया इंडिविजुअल, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर तो मतलब क्या हो गया, वो कंपनी का पहले से शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो शेयर होल्डर है। और अगर वो है ना एप्लीकेशन लगाता है 2 लाख से कम कम की, तो हम उसको बोलते हैं रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर था वो पब्लिक में था, और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का पहले से शेयर होल्डर है, वो बिडिंग कर रहा है या फिर अप्लाई कर रहा है 2 लाख से कम कम की। रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर मीन्स एन शेयर होल्डर who apply or bid for a security of value not more than 2 लाख रुपीज। लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया QIBs। QIBs को आप ऐसे याद रखो कि ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बड़े बड़े लोग हैं। अगर कंपनी बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्ट कर रही है ना, तो उनका शेयर्स जो सब्सक्राइब करने का रेशियो है वो बढ़ जाता है। QIBs को ना छोटे मोटे लोग नहीं है। QIBs में कौन कौन इंक्लूड होता है वो देखते हैं। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स एज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, मल्टीलेटरल हेल्प, बायोलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड है जो सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी है, इंश्योरेंस फंड से जो सेटअप एंड मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, या सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन NBFC। ये अगर कैटेगरी है सारी, ये कैटेगरी इंक्लूड होती है QIBs के अंदर। और आपको इन सब कैटेगरी का मतलब ऊपर ऊपर से याद करने के बड़े बड़े लोग हैं, म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, ये याद रख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC कंपनी है, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इन सबको ये बड़े बड़े कैटेगरी है, इनको आप नाम से ही याद रख सकते हो, और थोड़ा बहुत इन डिटेल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की बात करी थी, उनके पास मिनिमम कॉर्पोरेट 25 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी पूरी होनी चाहिए, तो वो QIBs की कैटेगरी में आएगी। और जहाँ जहाँ पे हमने बात करी कि हमारे को यहाँ पे इतना % QIBs को देना है, वो QIBs में ये सब इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलना, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मान लो कोई कंपनी 1000 करोड़ का इशू लेके आई है और वो पब्लिक से ले रही है, तो पब्लिक खुद के देखेगी कि हाँ मैं अपने पैसे तो दे रहा हूँ, उस कंपनी के प्रमोटर ने उनको कितना पैसा दे रखा है। तो अगर मान लो अगर उसमें प्रमोटर का भी पैसा इंक्लूड होगा, तो प्रमोटर ही यूज करेंगे उस पैसे को। तो अगर उनका खुद का पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो अच्छे से यूज करेंगे पब्लिक के पैसे को। तो यहाँ पे सेबी ने क्या उनको एक
कंपलसरी बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है या एफपीओ ला रही है तो उसमें प्रमोटर खुद भी अपना भी पैसा मिनिमम इतना पैसा तो लगा ही लगाया, ताकि वहाँ पे पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उन दोनों के पैसे को वो अच्छे से यूज़ कर पाए। अगर मान लो वहाँ पे प्रमोटर खुद अपने पैसे लगा रहा ही नहीं है और लोगों से ही पैसे लगा रहा है तो वो उनको उतना अच्छा यूज़ नहीं कर पाएगा जितना वो खुद के पैसे को यूज़ करेगा। तो खुद का उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना उस पैसे में। दूसरों का होगा तो वो लापरवाही कर सकता है, बट खुद का भी पैसा उसका इन्वॉल्व होगा ना तो कंपनी कभी लापरवाही नहीं करेगी। वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी ने बोला है कि आप एक काम करो, पब्लिक इशू ला रहे हो, आप आईपीओ के थ्रू ला रहे हो, एफपीओ के थ्रू ला रहे हो, तो आप प्रमोटर खुद अपना इशू साइज का इतना इतना परसेंट तो आप खुद अपना पैसा लगाइए। ठीक है, तो क्या बोला गया, आईपीओ के केस में रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है रेगुलेशन नंबर 14 और एफपीओ के केस में रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है वो 113। तो आईपीओ के केस में कितना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, वो है 25% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। मतलब पोस्ट इशू कैपिटल क्या होती है, मान लो सपोज मेरी 10 करोड़ की पहले से मेरी पेड अप शेयर कैपिटल है, मैं 90 करोड़ का और इशू साइज लेने के आया हुआ, तो मेरी पोस्ट इशू कैपिटल मतलब पहले की शेयर्स प्लस जितना इशू कर रहा हूँ उतना, उन दोनों को मिला के हम बोलेंगे पोस्ट इशू शेयर कैपिटल। मतलब इशू के बाद की हमारी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई, तो पहले से 10 करोड़ थी, 90 का और प्रपोज इशू ला रहा हूँ, तो हमारी पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगी 100 करोड़। उस 100 करोड़ का 20% मिनिमम प्रमोटर को अपना खुद का लगाना पड़ेगा पैसा, तो वो हो जाएगा 20%। तो आईपीओ के केस में बहुत सिंपल है, 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल रखनी है। और अगर मान लो ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब हमारी कंपनी के प्रमोटर ही आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब प्रमोटर कंपनी खुद ही नहीं बता पा रही कि उसका प्रमोटर कौन है कौन नहीं है, या फिर प्रमोटर ही नहीं है, ऐसा कोई केस है तो उसके अंदर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सा है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इतना ही है। आईपीओ के केस में रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है 14, उसके अंदर बोला गया है मिनिमम 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, और अगर अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर है तो वहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो 20% अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए 5 जनों की हेल्प कर दी है। 5 जने उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। ये पांचों मिलके प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन में हेल्प करा सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रमोटर हूँ किसी कंपनी का तो मैं 20% मेरे को है ना कंपल्सरी सब्सक्राइब करने ही करने हैं। तो अगर मान लो 20% में सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूँ तो ये जो 5 जने हैं ना, ये मेरे कंट्रीब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये अपना पैसा लगाएंगे, उसको मेरे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर ही कैलकुलेट करूंगा। कौन कौन होता है वो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। बट यहाँ पे इनके एक लिमिट दी गई है कि ये सब मिलके जो 5 हेल्पिंग हैंड है ना, ये सब मिलके मैक्सिमम 10% तक ही कर सकते हैं। मतलब मिनिमम, मतलब यूँ कह सकता हूँ कि प्रमोटर को 10% तो अपना खुद का लगाना ही लगाना है। उसके बाद का अगर जो बच रहा है वो ये 5 हेल्पिंग हैंड वाले जो बंदे हैं ये हेल्प कर सकते हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन मिनिमम 25% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। तो 5 हेल्पिंग हैंड है, इनका नाम याद रखना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, FVCP, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये हमारा पूरा रेगुलेशन खत्म हो गया मिनिमम कंट्रीब्यूशन का प्रमोटर का। अब हम बात करते हैं इन केस अगर कंपनी एफपीओ ला रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है, तो रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा 113। वहाँ पे इनको एक ऑप्शन दिया गया है प्रमोटर को कि आप भली 20% ऑफ द इशू साइज या फिर 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, अगर मान लो मैं 100 करोड़ का इशू ला रहा हूँ तो उसका 20%, या फिर पहले से 100 करोड़ थी और 200 करोड़ का और इशू ला रहा हूँ तो 300 करोड़, उस 300 करोड़ का 20%, इन दोनों में से जो उसको चाहिए, जितना उसको रखना चाहिए उतना होना ही चाहिए। तो ये उनके ऊपर एक प्रकार से ऑप्शन दे दिया गया है कि आप भले इशू साइज का 20% रखो या फिर पोस्ट इशू कैपिटल का 20% रखो, इन दोनों का 20%, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही करना है। इन केस ऑफ कंपोजिट इशू हो जाता है कि अगर मान लो मेरा जो फर्दर पब्लिक ऑफर है, एक लिस्टेड कंपनी ऑफर ला रही है, उसमें नए शेयर होल्डर तो कम है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज़्यादा है, तो उस प्रकार के इशू को कहते हैं हम कंपोजिट इशू। मतलब इन केस ऑफ कंपोजिट इशू का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर कम राइट इशू, तो उसमें राइट इशू के कंपोनेंट ज़्यादा है, फर्दर इशू के कम है। ऐसा कोई इशू है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तब भी मेरे को ऑप्शन दिया गया है कि 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज और 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल।
एक्सक्लूडिंग राइट इशू कंपोनेंट, मतलब इसमें राइट इशू का जो कंपोनेंट था ना वो पोस्ट इशू कैपिटल से माइनस करने के बाद का जो 20% निकल रहा है उतना, या फिर 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज उतना, इन दोनों में से एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कंपोजिट इशू के ऑफर में। यहाँ पे भी नॉन एप्लीकेबिलिटी है कि प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एफपीओ के केस में या कंपोजिट इशू के केस में कब एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा कि जब भी कोई कंपनी के प्रमोटर अनआइडेंटिफाइबल है, जो आईपीओ के केस में पड़ा था कि वहां पे है ना मेरे को पता ही नहीं था प्रमोटर कौन है, तो वहां पे भी एक्सेप्शन दे दिया प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन दिया है, अगर प्रमोटर आपको पता ही नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन प्रमोटर है, तब आपका प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर कोई लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिसने अपने जिसकी शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड क्या होता है ये मैं आपको आगे से बताऊंगा, पर अगर ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी जो फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है उसकी कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर 3 कंटिन्यूसली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर को देखूं तो उन तीनों साल में उसकी जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है, पहली कंडीशन तो ये। प्लस दूसरी, उसने सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन को कंप्लाई कर रखा है पिछले 3 साल में कंटिन्यूस। पिछले 3 साल में जितने भी सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल थे ना वो सारे के सारे कंप्लाई कर रखे हैं, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। प्लस तीसरी, जो जिस क्वार्टर में वो इशू ला रहा है उसके पिछले क्वार्टर के एंड तक जितने भी इन्वेस्टर की ग्रीवेंस रिसीव हुई थी उसमें से उसने 95% उसने सॉल्व कर दी। ये तीनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, अगर तीनों में से एक भी कंप्लाई नहीं है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लगेगा। 2 एक्सेप्शन पढ़े हमने, एक प्रमोटर अनआइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दूसरा उस कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है और उसने एलओडीआर के रेगुलेशन कंप्लाई कर रखे हैं पिछले 3 साल के, और 95% ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस लास्ट क्वार्टर तक जब तक रिसीव हुई थी तब तक सॉल्व कर रखी है। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है उस केस में भी प्रमोटर को अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। एक बार फिर से पूरा प्रोविजन डिस्कस करते हैं। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का आईपीओ के केस में रेगुलेशन 14 एप्लीकेबल होगी, वहाँ पे 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। अगर मान लो अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर है वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और हेल्पिंग हैंड वाला मैक्सिमम 10% कर सकते हैं, वो 5 जने AIF, FVCP, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये खत्म हो गया। एफपीओ के केस में रेगुलेशन 113 एप्लीकेबल होती है, उसमें ऑप्शन दिया है 20% ऑफ द इश्यू कैपिटल, या फिर प्रपोज्ड इशू कैपिटल, या फिर पोस्ट इशू कैपिटल, जो रखना चाहो वो रख सकते हो। कंपोजिट इशू में राइट कंपोनेंट को एक्सक्लूड करने के बाद में आप रख सकते हो, उसमें भी ऑप्शन दिया गया है। कब एप्लीकेबल नहीं होगी, जब अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर है, लिस्टेड कंपनी, उसकी शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है 3 साल की, एलओडीआर के रेगुलेशन अप्लाई कर रखे हैं पिछले 3 साल के, और 95% ऑफ द ग्रीवियंसेस जो पिछले क्वार्टर तक रिसीव हुई है वो सॉल्व कर रखी है, तब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसके अलग अलग 2-4 केसेस पढ़ेंगे हम कि किन किन केसेस में क्या क्या होता है। कि अगर मान लो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अगर ऐसा कोई इशू ला रहा हो जिसमें मैं इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रहा हूँ और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी इशू कर रहा हूँ, इन दैट केस आपका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा 20% एक्वायर आइदर बाय इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल इशू। मतलब यहाँ पे प्रमोटर को ऑप्शन दिया गया है, आप इक्विटी के थ्रू भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का कर सकते हो और आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के थ्रू भी प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो भले मैं 10% इक्विटी एक्वायर कर लूँ, भले मैं 10% कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर लूँ, इन दोनों का कंबाइन होकर 20% जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। अगर मान लो कन्वर्जन प्राइस मेरी प्री डिसाइडेड नहीं है, अगर मेरे को कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एक्वायर कर रहा हूँ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर और उसकी कन्वर्जन प्राइस डिसाइडेड नहीं है, तो इन दैट केस मेरे को एक प्रमोटर को अंडरटेकिंग लिखनी पड़ेगी कि जब भी ये कंपनी अपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी तब मैं कंपलसरी उनको कन्वर्ट करवाऊंगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा। कब, जब उसकी कन्वर्सन की प्राइस जो है वो पहले से डिटरमाइन नहीं कर रखी है। तो क्या पड़ा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अगर मिक्सचर है, पब्लिक इशू ला रहे हैं जिसके अंदर मिक्सचर है, इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं, कन्वर्टेबल इशू कर रहे हैं, तो प्रमोटर के पास में ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक्वायर कर रखा है। और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर एक्वायर कर रहा है उसमें उसकी प्राइस जो है वो प्री डिटरमाइन नहीं है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जब भी ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट होगी तब वो उनको इक्विटी के लिए सब्सक्राइब करेगा। थर्ड केस, अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ए इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी विच आर कन्वर्टेड और एक्सचेंज ऑन डिफरेंट डेट, मतलब कन्वर्जन प्राइस तो डिसाइडेड है बट वो कन्वर्जन कब होगा उसकी प्राइस अलग अलग, उसकी डेट्स अलग अलग है, तो इन दैट केस आप जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही कर सकते हो।
नेक्स्ट केस, अगर मान लो कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रही है ऑफ कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे हमने वो पढ़ा था ना डिबेंचर ट्रस्टी का सर्टिफिकेट भी सेबी के पास जाएगा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें अपनी कंपनी आईपीओ ला रही है और आईपीओ ला रही है कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज का विदाउट प्रायर इशू ऑफ इक्विटी, मतलब वहां पे उन्होंने इक्विटी शेयर्स को इशू ही नहीं कर रखा है, ऐसा कोई केस आ रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा 20% ऑफ द प्रोजेक्ट प्राइस और 20% ऑफ द इशू साइज। अगर मेरा प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का है और इशू 1000 करोड़ का ला रहा हूँ, तो उन दोनों में से 20% करो, उन दोनों का जो हायर होगा ना उतना मेरा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा। आंसर इज 400, आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आईपीओ के केस में कितना था 20% वाला, एफपीओ के केस में क्या था, ऑप्शन था 20% ऑफ द इशू साइज और 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। कंपोजिट इशू में भी यही था, राइट कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर दिया, कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा, आईपीओ में अनआइडेंटिफाइबल में और एफपीओ के केस में अनआइडेंटिफाइबल प्लस वो लिस्टेड फ्रीक्वेंटली रेडेड एलओडीआर रेगुलेशन और 95% ऑफ द ग्रीवेंसेस रिड्रेस कर रखी है, उस केस में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड हमने पढ़ा कि अगर इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल शेयर दोनों इशू कर रहे हो तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किसी के भी थ्रू हो सकता है। अगर मेरा कन्वर्जेबल प्राइस कन्वर्जन का प्राइस अगर डिसाइडेड नहीं है तो मेरे को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, प्रमोटर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जब भी कन्वर्ट होगी तब मैं उसके इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लूंगा। अगर मान लो मेरी जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट डेट पे हो रही है तो मेरे को कंपलसरी इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर मान लो आईपीओ ला रहा है, आप आईपीओ ला रही है कोई भी कंपनी जिसमें कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज इशू कर रही है और उस कंपनी ने पहले कभी भी इक्विटी शेयर्स का आईपीओ नहीं लाया हुआ है, तो उस केस में 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और 20% ऑफ द इशू साइज, उन दोनों का जितना भी हायर निकलेगा उतना आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइमिंग ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब कब प्रमोटर को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एक बात बताओ, आप खुद ही सोचो कि मैं पब्लिक से जब पैसा लेना चाहता हूँ तो उससे पहले ही प्रमोटर से पैसा लूंगा या उससे बाद में लूंगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं पब्लिक से पैसा लेना चाहता हूँ उससे पहले ही लूंगा। अगर मान लो कि मेरा प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से कम है, तो मैं 1 डे प्रायर ऑफ ओपनिंग पीरियड, ओपनिंग ऑफ इशू मैं कर दूंगा। जिस दिन मैं अपना इशू ओपन कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पूरा पैसा ले लूंगा, मतलब कंपनी। ठीक है, अगर मेरा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है वो 100 करोड़ या उससे कम ले रखा है। अगर मान लो कंपनी है जो आईपीओ और एफपीओ ला रहे हैं जिसके अंदर प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ज्यादा है और वो इशू है हमारा पार्टली पेड अप शेयर्स का, तो उस केस में क्या करेंगे, हमारा अप टू 100% जो हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अप टू 100 करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 1 डे प्रायर ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू ले लेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो प्रो राटा बेसिस पे लेंगे। कब, जब भी हम कॉल कर रहे हैं लोगों से उन कॉल से पहले पहले, जैसे कि मान लो अभी हम कर रहे हैं इशू 5 रुपए का, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो 100 करोड़ बन रहा है वो हम पहले ही ले लेंगे इशू ओपन के। फिर उसके बाद में जब भी कॉल करेंगे पब्लिक से उस कॉल से पहले पहले अपन प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन ले लेंगे ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, अब प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन लेके क्या करेंगे, जब भी कोई भी प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन आएगा उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे, कीप्ड इन अ एस्क्रो अकाउंट मेंटेन विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर एस्क्रो अकाउंट ओपन करेंगे, उस एस्क्रो अकाउंट में प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन रखेंगे जो कि रिलीज होगा ओनली ऑन जब सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो जाएगा, तब वो है ना एस्क्रो अकाउंट से रिलीज करके अपने कंपनी अपने अकाउंट में ले लेगी। मतलब एस्क्रो अकाउंट में इसलिए रखते हैं ताकि कंपनी एक सिक्योर है कि हाँ ये एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ अमाउंट जब भी सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी, तब हम यहाँ से अपना पैसा निकाल के अपनी कंपनी में रख लेंगे। अदरवाइज ये अमाउंट वापस प्रमोटर को दे देंगे अगर हमारे इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। बट यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए है ना पहले से अकाउंट में रख देते हैं। अगर मान लो कोई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो पहले से यूज कर लिया कंपनी ने, मतलब अगर मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ और मेरा जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बन रहा था उसमें से कुछ पार्ट मैंने पहले ही कंपनी को दे दिया और कंपनी ने उसको इशू में या फिर जो कंपनी के खर्चे थे उसमें यूज कर दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उन खर्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा, प्लस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे थे ना स्टॉक एक्सचेंज और आरओसी के पास में, उसके अंदर भी इन्हें लिखा होना चाहिए कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इतना था जिसमें से इतना हमने पहले से ले लिया या फिर पूरा का पूरा पहले से ले लिया और हमने इसको यहाँ यूटिलाइज कर, ऐसा पूरा बाइफर्केशन देना पड़ेगा अगर हमने पहले ही प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का यूज कर लिया है तो।
टाइमिंग ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अगर आईपीओ का केस अगर 100 करोड़ से कम है तो पहले ही लिया 1 डे ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू, और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो अप टू 100 करोड़ एक दिन पहले ही लिया, और उसका बाकी बचा हुआ है वो प्रोराटा बेसिस पे कॉल से पहले ले लो, एक सेपरेट अकाउंट में रखो एस्क्रो अकाउंट में, और ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और ऑफर डॉक्यूमेंट में भी उसका डिस्क्लोजर दो। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं प्रमोटर हूँ और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो मैं कैसे मानूंगा कि है ना ये शेयर्स मेरे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो मान लो बहुत सारे शेयर्स लिए, सारे के सारे शेयर इंक्लूड कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हो सकती है कि ये वाला शेयर एलिजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए बोला है कि ये शेयर अगर आपने इसी कैटेगरी के अंदर डिसाइड करे हैं तो आपकी जो शेयर्स है वो इनएलिजिबल हो जाएंगे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, मिनट, सिक्योरिटी इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि अगर आईपीओ के केस है तो 4 पॉइंट है आपको, और एफपीओ के केस है तो 2 पॉइंट ही है। 4 केसेस है आईपीओ के जिसमें प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन को के अंदर उसकी जो शेयर एक्वायर कर रखी है वो शेयर्स नहीं मानेंगे, इनएलिजिबल शेयर्स जिसको बोलते हैं हम। तो ऐसी कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है जो प्रमोटर ने पिछले 3 साल में, जिस साल में हम इशू ला रहे हैं उसके पिछले 3 साल में एक्वायर कर रखी है, फर्स्ट वो किसी विदाउट कंसिडरेशन ले रखी है कंपनी से, और उसमें यूटिलाइजेशन करा है आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व का या कैपिटलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। ऐसा रिजर्व को यूज करने के बाद में आपने कोई कंपनी की शेयर्स खरीदी और विदाउट कंसिडरेशन खरीदी, मतलब कोई भी विदाउट कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश खरीदा आपने, तो उसमें आपने उस कंपनी को पैसे नहीं दिए और आपने कंपनी की शेयर्स खरीदी। वो शेयर्स जो थी वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट को मिलकर इन्वॉल्व कर गई है, और वो पिछले 1 साल के अंदर रिसीव हुई है। ऐसी कोई शेयर्स प्रमोटर के पास में पड़ी है तो वो उसके प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई बोनस इशू मिला है पिछले 1 साल के अंदर प्रमोटर को, और वो बोनस इशू यूज करके मिला है रिवैल्यूएशन रिजर्व को या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, इन दोनों रिजर्व को यूज करके अगर किसी कंपनी ने बोनस इशू करा है अपने प्रमोटर को, तो वो प्रमोटर को पिछले 1 साल में, तो वो प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर ये इसी टाइप की शेयर्स इंक्लूड नहीं होगी। 2 टाइप के शेयर है, विदाउट कंसिडरेशन अदर देन के जिसमें वो यूज करा, और बोनस इशू में जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट को यूज करा है, और वो पिछले 3 साल की होनी चाहिए। मैंने 1 साल बोला, सॉरी, पिछले 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर, ऐसा है तो अगर ऐसे कोई शेयर्स है वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में एलिजिबल नहीं होगी। सेकंड केस, अगर मान लो पिछले 1 साल में मैंने कोई भी शेयर्स एक्वायर करी है प्रमोटर ने, वो उस प्राइस पे एक्वायर करी है जो इश्यू प्राइस से कम है, मतलब मान लो अगर मेरा इश्यू प्राइस 10 पे लाया था मैं, और मैं जो प्रमोटर की जो मैंने पिछले 1 साल में प्रमोटर ने खुद ने शेयर एक्वायर कर रखे वो 8 रुपए में कर रखे, मतलब इशू साइज से कम में एक्वायर कर रखे हैं, और वो कर रखे हैं भले प्रमोटर ने या प्रमोटर को वो जो 5 हेल्पिंग हैंड थे ना, AIF, FCVP, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब ने भी कर रखी है, और वो एक्वायर कर रखी है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द इशू प्राइस। तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज भी इनएलिजिबल हो जाएगी। बट इस 2 पॉइंट का एक्सेप्शन दिया है कि अगर इन केसेस के अंदर आपने एक्वायर करी थी, भले वो लोअर प्राइस पे भी करी थी, तब भी आपकी एलिजिबल हो जाएगी। वो केसेस थे कि अगर मान लो 10 रुपए पे मैं इशू कर रहा था, और अभी मैंने पिछले 1 साल में प्रमोटर को दिया या फिर उन 5 हेल्पिंग हैंड को दिया, वो 8 रुपए में दिया, तो वो जो हेल्पिंग हैंड है या फिर प्रमोटर है वो कह रहे हैं कि जो बीच का डिफरेंस है ना 2 रुपए का, वो हम अभी पे करने के लिए तैयार। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी वो सिक्योरिटीज थी जो लोअर प्राइस पे इशू कर रही थी, उनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो उन्होंने पे कर दिया, तो वो शेयर भी एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो शेयर्स जो लोअर प्राइस पे एक्वायर करी वो किसी कोर्ट के ऑर्डर पे या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे करी है, अंडर सेक्शन 230 से 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑर्डर पास करा, उन ऑर्डर के अंदर अपनों ने शेयर्स लिए, भले वो लोअर प्राइस पे लिए देन द इशू प्राइस, देन आल्सो सच सिक्योरिटी आर एलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। थर्ड केस, अगर कोई आईपीओ ला रही है स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एसपीवी, ऐसा कोई केस है, तो वहां पे भी आपकी जो सिक्योरिटीज है वो लोअर देन द इशू प्राइस है तो भी एलिजिबल हो जाएगी। फर्स्ट हमने पढ़ा कब इनएलिजिबल होगी,
कब, जब लोअर देन इशू प्राइस कर रखी है प्रमोटर ने उनके हेल्पिंग हैंड्स ने, तब इनएलिजिबल हो जाएगी। बट वो केस हो गया कि है ना डिफरेंस अमाउंट पेड करने के लिए वो तैयार है, या फिर ऑर्डर जो कोर्ट का ऑर्डर है या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसके तहत मिली गई है, या फिर जो कंपनी है जो इशू ला रही है वो स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या एसपीवी है, उस केस में वो सिक्योरिटीज एलिजिबल हो जाएगी। ये सिर्फ पॉइंट नंबर 2 का ही है। जो आप दो पढ़े ना अपना, कोर्ट का ऑर्डर वाला और एसपीवी गवर्नमेंट कंपनी वाला, वो ऑफर्स फॉर सेल में जो 1 ईयर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ईयर का जो क्राइटेरिया था ना, वहां पे जो एक्सेप्शन था ना फर्स्ट 2 पॉइंट, वो ये 2 पॉइंट यहाँ पे भी है। तो 2 टाइप की सिक्योरिटीज हो गई, एक मैंने पिछले 3 साल में एक्वायर करी थी अदर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस या बोनस इशू में, जिसमें अलग अलग टाइप के रिजर्व यूज कर रहे थे वो थी, या फिर पिछले 1 साल में यूज कर रही है, पिछले 1 साल में मैंने एक्वायर करी है, प्रमोटर ने एक्वायर करी है, वो लोअर देन द इशू प्राइस है, तो इन केसेस में वो इनएलिजिबल हो जाएगी। थर्ड केस, in case of conversion of firm or LLP to company during the preceding 1 financial year and allotted and shares allotted vote as a price lower than the issue price। मतलब मान लो मेरे पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो कन्वर्ट होके एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्जन होने के 1 साल के अंदर अंदर ही वो अपना आईपीओ ला रही है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने आईपीओ में जो प्राइस रखी है उस प्राइस से लोअर देन प्राइस मैंने एक्वायर करी है, कब, जब मेरी कन्वर्जन हुआ, पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट होकर पब्लिक में कन्वर्ट हुआ, और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद में जिस प्राइस पे मैंने अपने प्रमोटर को शेयर्स दिए वो लोअर है देन द इशू प्राइस, इन सच केस वो शेयर्स भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। और चौथा टाइप की सिक्योरिटी, तो चौथा टाइप का इनएलिजिबल शेयर्स होते हैं जिसको हमने प्रमोटर ने प्लेज कर रखे होते हैं। सपोज मेरे पास में प्रमोटर हूँ मैं, 10,000 शेयर्स है, उसमें से 5,000 मैंने प्लेज कर रखे होते हैं, तो वो प्लेज वाले जो शेयर्स है वो हमारे प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे। 4 पॉइंट पढ़े हमने, सिक्योरिटी इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये केस बात कर रहे हैं हम आईपीओ की ओनली। आईपीओ के अंदर 4 पॉइंट है और एफपीओ के अंदर 2 ही पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या है आईपीओ के अंदर, हमने पिछले 3 साल में एक्वायर करी है जिसमें कंसिडरेशन अदर देन केस यूज करा गया या फिर बोनस इशू के तहत यूज करी गई है। दूसरा केस जब हमने पिछले 1 साल में एक्वायर करी है वो एट प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस करी हुई है, पर उसकी 3 एक्सेप्शन है, वो डिफरेंस अमाउंट पेड कर दिया, या फिर कोर्ट वगैरह या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अंदर तहत करी है, या फिर इश्योर कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी या एसपीवी है। तो थर्ड था, अगर मैंने कन्वर्जन कर रखा है और कन्वर्जन के 1 साल के अंदर अंदर ही आईपीओ ला रहा हूँ और कन्वर्जन के टाइम पे जो मैंने शेयर इशू करी थी वो लोअर देन द इशू प्राइस है, तो भी वो शेयर्स इनएलिजिबल हो जाएंगे। और फोर्थ, अगर मैंने कोई भी शेयर्स को अपना प्लेस करा रखा है तो वो प्रमोटर के कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। तो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे कैसे हम? फर्स्ट हम ये करेंगे कि प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा कितना है, उसके अंदर फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना, और है कितने के अंदर कितना इनएलिजिबल है, वो निकालने के बाद में हम देखेंगे कि हाँ एलिजिबल कैटेगरी में कितना आ रहा है, फिर बचा हुआ जो पार्ट होगा वो और खरीदना पड़ेगा प्रमोटर को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी करने के लिए। ठीक है, अगर यही बात मान लो एफपीओ के केस में, तो एफपीओ के केस में 2 ही टाइप की सिक्योरिटी जो इनएलिजिबल है, जो पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 4 में कवर हुई है ऑफ आईपीओ, मतलब वही स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्वायर कर रखी है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट 3 ईयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, या फिर इन बोनस इशू बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और प्लेज ऑफ द सिक्योरिटी। ये 2 ही पॉइंट इसमें एफपीओ के केस में एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 सिक्योरिटी बिकम इलिजिबल इफ एक्वायर अंडर सेक्शन 230 और 234, मतलब अगर वो फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस या बोनस इशू के अंदर करी गई है तो वहां पे वो एलिजिबल हो जाएगी अगर वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत आपको दी गई है एफपीओ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड ऐसा है जिसमें ड्रास्टिक अमेंडमेंट आया है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आया है लॉक इन पीरियड में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है लॉक इन पीरियड का रिक्वायरमेंट रखा ही क्यों? अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है, उसने आईपीओ लाना चाहती थे, तो उसमें प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन बना मिनिमम, तो प्रमोटर ने कहा कि लो ओपन हो रहा है पीरियड, उससे पहले मेरा प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बनता है, ये लो ले लो। ठीक है, फिर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इश्योर कंपनी के पास में आ गया, पूरा ऑफर हो गया, ऑफर खत्म हो गया, अलॉटमेंट कर दिया, फिर अलॉटमेंट होने के 1-2 महीने या 2-4 दिन बाद ही प्रमोटर ने अपनी सारी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन भेज दी, तो फिर उसके बाद में उसका जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का जो सेबी ने रूल बनाया था कि खुद का प्रमोटर का पैसा रहेगा तो वो कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, वो कॉन्सेप्ट हट जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या रखा कि अगर मान लो प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो प्रमोटर ने खुद का पैसा लगा रखा है, तो वो इतने टाइम तक तो वो किसी को ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी को सेल कर सकते हैं।
तो इतने टाइम तक तो उनको खुद को ही एक्वायर करके रखना पड़ता है, इसलिए उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लॉक इन पीरियड, जहाँ पे आपकी शेयर्स लॉक है, आप उनको बेच नहीं सकते हो। लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ किस पे एप्लीकेबल होता है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्री प्लस इशू, मतलब जितना मेरा पहले से था और जितना मैंने इशू के तहत करा उतना पूरा मेरा लॉक इन पीरियड के अंदर रहेगा। उसमें से जो भी मिनिमम 20% जो बन रहा है, सपोज मान लो मेरा प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा था 100 करोड़ 100 करोड़ और मैंने एक्वायर कर रखा है 120 करोड़, तो 100 करोड़ जो मिनिमम मेरा था ना उसके ऊपर अलग लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होगा, और 100 से ज़्यादा जितना कर रखा है उसके ऊपर मेरा अलग होगा। मतलब 120 करोड़ है तो मेरा मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 100 करोड़ ही हो रहा है, तो 100 करोड़ के ऊपर अलग लॉक इन पीरियड की प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, और वो जो एक्सेस है, एक्सेस देन 20% जो मतलब 20 करोड़ है, उसके ऊपर लॉक इन पीरियड के अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। भले वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आईपीओ का हो या एफपीओ का, दोनों के लिए रेगुलेशन, लॉक इन पीरियड की रेगुलेशन सेम है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आई मिनिमम 20% की जो बात कर रहे हैं उस पर लॉक इन पीरियड लगेगा 18 मंथ फ्रॉम अलॉटमेंट, जिस दिन से मैंने अलॉटमेंट करा उस दिन से 18 महीने, ये पहले महीने अलग थे, अभी ये चेंज कर दिया गया, यहाँ पे लॉक इन पीरियड को रख दिया गया 18 महीने। तो मेरे को एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम बन रहा है, उस मिनिमम के ऊपर मेरा 18% का 18 महीने का लॉक इन पीरियड मैंने कहा। बट यहाँ पे एक और चीज ऐड करी गई है कि अगर मान लो इन केस मेजोरिटी ऑफ द इश्यू प्रोसीड यूज्ड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन लॉक इन पीरियड रहेगा मेरा 3 साल का। मतलब जितना मैं इश्यू ला रहा हूँ उसका इश्यू का 70 मेजोरिटी जो इशू है वो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, मतलब कोई लैंड वगैरह खरीद रहा हूँ, कैपिटल टाइप की जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कर रहा हूँ मैं। मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंस जो है वो मेरे कैपिटल नेचर के हैं, तो इन केस मेरा लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट 18 महीने से बढ़कर हो जाएगी 3 साल। और अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं कर रहा हूँ तो मेरा लॉक इन पीरियड रहेगा 18 महीने। अब बात करें नेक्स्ट कि अगर मान लो जो ये बात करी वो हमने करी 20% की, कि मिनिमम 20% के ऊपर 18 महीने लगेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के एक्सपेंस है और वो मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड यूज कर रहे हैं तो मेरा 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। अगर मान लो मेरा 20% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रमोटर का तो उसके ऊपर लॉक इन प्रोविजन अलग एप्लीकेबल होंगे। वो बोलते हैं कि मिनिमम से ज़्यादा आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है उसके ऊपर लॉक इन पीरियड रहेगा 6 महीने का, 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहेगा। और अगर आपको मान लो जो इशू साइज है, जो आपके इशू प्रोसीड है उसका 50% से ज़्यादा मेजोरिटी आप यूज़ कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो वहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड हो जाएगा 1 साल का। सेम टू सेम प्रोविजन है, मिनिमम के अंदर 18% और 18 मंथ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइप है तो 3 साल, और मिनिमम से ज़्यादा का जितना कर रखा है उतना, अगर आपका नॉर्मल केस है तो 6 महीने, और अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का एक्सपेंसेस है मेजोरिटी तो वहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड हो जाएगा 1 साल का। थर्ड केस, अगर मान लो इन केस ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स, मतलब सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स कर रखे हैं तो लॉक इन पीरियड का रिक्वायरमेंट रहेगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाता, आईपीओ के केस में जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाता इक्विटी शेयर्स के अंदर, या फिर लॉक इन पीरियड एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट नंबर 1, मतलब 18 महीने वाला या फिर 3 साल वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेटर, वहाँ पे हमारा लॉक इन पीरियड बदल जाएगा। और एफपीओ के केस में प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक कन्वर्ट नहीं कराएंगे तब तक उन शेयर्स को प्रमोटर नहीं कर पाएंगे। और सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू होते प्रमोटर के ऊपर, तो यहाँ पे वहाँ पे लॉक इन पीरियड लग जाता है उनके ऊपर कि ये एसआर इक्विटी शेयर्स को भी जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक, या फिर लॉक इन पीरियड एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट नंबर 1 वो कंप्लीट नहीं होता है, विच एवर इज लेटर है, वहां पे कंपनी तब तक उन कंपनीज प्रमोटर अपने शेयर्स को बेच नहीं पाता है। तो ये प्रोविजन खत्म हो गया हमारा लॉक इन पीरियड के, ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होता है अदर देन प्रमोटर के ऊपर, कि मान लो किसी कंपनी की 100 प्री इशू कैपिटल थी, उसमें से प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन था उसके ऊपर तो ऊपर वाले का प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मान लो प्रमोटर के अलावा जो शेयर होल्डर्स थे दूसरे, उनके ऊपर भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होगा। बट अगर मैं बात करूं कि जिनको हम इशू कर रहे हैं, नए नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, उनके ऊपर लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। मैं किसी कंपनी के शेयर्स आज अप्लाई करता हूँ, 1 महीने बाद में मुझे मिल जाते हैं, और 1 महीने के बाद में दूसरे जस्ट नेक्स्ट दिन में उसको बेचना चाहता हूँ तो मैं बेच सकता हूँ।
बट अगर वही बात करूँ कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उस कंपनी का और वो कंपनी आईपीओ लाई है, तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गया, तो मैं उस कंपनी के लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट पे आ जाऊंगा। नया शेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने पहले से होल्ड कर रखे थे वहां पे मेरा लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन पीरियड अदर देन द प्रमोटर इन केस ऑफ आईपीओ, रेगुलेशन नंबर एप्लीकेबल होती है 70, जहाँ पे क्या लगेगा, प्री इशू कैपिटल अगर आपने होल्ड कर रखी है तो वो लॉक इन पीरियड में रहेगी 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसके 3 एक्सेप्शन है कि कब कब नहीं होगी, जब वो शेयर्स मेरे को ईसोप या ईसोस के अंदर मिली हुई है, या फिर वो इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ट्रस्ट ने होल्ड कर रखी है, या फिर वो इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड। अगर इन्होंने होल्ड कर रखी है तो यहाँ पे मेरे लॉक इन पीरियड की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, अदर देन प्रमोटर की। अदर देन प्रमोटर है तो प्री इशू कैपिटल पे लॉक इन पीरियड रहेगा 6 महीने का, और अगर ये 3 केसेस के अंदर आ रहा हो तो आपका अंदर लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। अब सपोज मान लो एक केस डिस्कस करते हैं कि एक प्रमोटर है, उसने मिस्टर ए, उसने है ना शेयर्स मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में अपना अमाउंट डाल रखा है, वो लॉक इन पीरियड के अंदर हो गया, तो क्या वो एक प्रमोटर दूसरे उसी कंपनी के दूसरे प्रमोटर को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वो प्रमोटर के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर सकता है। तो सेबी ने यहाँ पे उनको छूट दी है कि हाँ प्रमोटर तो हो तो आप अंदर अंदर आपके प्रमोटर के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सारे प्रमोटर का मिला के गिना जाएगा, वो भले इंडिविजुअल किसी के पास में भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो मिनिमम था ना, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। प्रमोटर खुद अपनी शेयर्स दूसरे प्रमोटर के अलावा किसी को नहीं दे सकता, किसी दूसरे प्रमोटर को तो बेच सकता है, बट उसमें क्या रहेगा, लॉक इन पीरियड ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि अगर लॉक इन पीरियड था मेरा टोटल 18 महीने, मैंने 6 महीने होल्ड करी, 6 महीने होल्ड करने के बाद में मैंने किसी दूसरे प्रमोटर को दे दी, तो उस दूसरे प्रमोटर के ऊपर वापस 18 महीने के लिए लॉक इन नहीं होगा। वहां पे टोटल जो लॉक इन था उसके बाद में जो प्रमोटर ने पहले होल्ड कर दिया था, मतलब 18 माइनस 6, उसके बाद का जो 12 बचे ना, तो ट्रांसफरी जो जिसको ट्रांसफर कर दिया उस प्रमोटर के ऊपर एप्लीकेबल होगा 12 महीने लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक इन पीरियड के रिमेनिंग पीरियड ही एप्लीकेबल होंगे। और अगर मान लो जो हमारे सिक्योरिटीज है जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर आ रहे हैं, वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी कंपनी प्लेज पे रख सकती है, मतलब सिक्योरिटी अंडर लॉक इन पीरियड में भी प्लेज एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। यहाँ पे आपका पूरा प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा प्राइसिंग। अब प्राइस क्या बोलता है कि अगर आपका नॉर्मल केस है तो आप मर्चेंट बैंकर के थ्रू मर्चेंट बैंकर के थ्रू डिसाइड कर सकता है कि आपको इशू प्राइस क्या रखनी है। अगर मान लो आपका केस है बुक बिल्डिंग इशू का, तो वहाँ पे आप बिडिंग करवाओगे और बिडिंग के थ्रू आप डिटरमाइन करोगे आपकी इशू प्राइस क्या रहेगी। प्राइसिंग के फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपका नॉर्मल केस है तो इशूअर अपने मर्चेंट बैंकर के साथ में डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस रखनी है, और अगर आपका बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू है तो आप आपकी डिमांड देखोगे, मार्केट से बिडिंग करवाओगे, बिडिंग के बाद में आप मर्चेंट बैंकर के साथ में डिसाइड करोगे कि आपकी प्राइस कब रह सकती है। तो सवाल ये है, प्राइसिंग का इतना बड़ा मैटर नहीं है, सिंपल सा रेगुलेशन है, बट एक इसके बाद जो रेगुलेशन शुरू हो रहा है ना, डिफरेंशियल प्राइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि प्राइस डिसाइड करना तो सिंपल है, मर्चेंट बैंकर के साथ में आप मिलकर डिसाइड कर दो, पर क्या आप किसी को अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे शेयर्स अलॉट कर सकते हो क्या? तो इसका प्रोविजन बनाया गया है डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि आप एक कैटेगरी के लिए प्राइस अलग रखोगे, एक कैटेगरी के लिए अलग रखोगे, और नॉर्मल पीपल के लिए अलग रखोगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग की प्रोविजन है, रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है उसके ऊपर 30। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जिनका अमाउंट 2 लाख से कम है, या फिर रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जो हमारे खुद के शेयर होल्डर है और वो एप्लीकेशन कर रहे हैं 2 लाख से कम की, या फिर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल करता है, खुद को एप्लीकेबल है वो इस रिजर्वेशन के अंदर, तो इस केस में क्या बोला है, आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब आपके इशू प्राइस अगर 100 रुपये रहे तो इनको आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट करने के बाद में मतलब 90 रुपये तक दे सकते हो। 90 रुपये, 91 रुपये, 92 रुपये या 100 रुपये में भी दे सकते हो। तो इनको आप डिफरेंट प्राइस पे दे सकते हो। इनका डिफरेंट प्राइस क्या रहेगा? मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। इन केस ऑफ आप बुक बिल्डिंग इशू कर रहे हो, तो बुक बिल्डिंग इशू के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर को आप इशू कर रहे थे ना, वो कभी भी आपके नॉर्मल वाले जो शेयर्स इशू कर रहे हो पब्लिक को, उस प्राइस से कभी भी
कम नहीं हो सकती है। मतलब अगर मैं पब्लिक को 100 रुपये में दे रहा हूँ ना, तो एंकर इन्वेस्टर को या तो 100 रुपये में या 100 रुपये से ज़्यादा में भी दे सकता हूँ। अगर मैं कब दूंगा, जब कंपनी की खुद की डिमांड होगी, उसके शेयर्स खरीदने के लिए लोग तैयार होंगे, उस केस में मैं क्या करूँगा, एंकर इन्वेस्टर को नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा में मैं इशू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा में भी वो खरीदने के लिए तैयार होंगे। थर्ड केस, इन केस ऑफ अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग इशू। अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग इशू क्या है, वो आपके इतना ज़्यादा ध्यान में रखो, बुक बिल्डिंग इशू है वही है, ठीक है। अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग इशू का सिर्फ यहाँ पे आप प्रोविजन याद रखो कि अगर अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग इशू ऐसा टाइप का कोई इशू कर रही है कंपनी, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दे सकते हो 10%। फोर्थ केस, इन केस ऑफ कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू का मतलब क्या था, राइट इशू प्लस फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को दे रहे हो, उसके अंदर राइट इशू भी इंक्लूडेड है। तो राइट इशू की जो प्राइस है वो नॉर्मल जो पब्लिक को इशू कर रहे हैं उसकी प्राइस है, उन दोनों में फ़र्क होना होगा तो भी चल सकता है। बट यहाँ पे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपके राइट इशू के अंदर में इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है। तो 4 प्रोविजन है आप एप्लीकेबल है, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर भी इशू ला सकते हो। फर्स्ट केस क्या था, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर या फिर एम्प्लॉय फॉर इंटाइटल फॉर रिजर्वेशन, इनको मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हो। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू है तो आप एंकर इन्वेस्टर को, नॉर्मल शेयर होल्डर को जो जिस प्राइस में बेच रहे हो पब्लिक को, उस प्राइस से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग इशू है तो मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हो अपने एम्प्लॉय को। और कंपोजिट इशू ला रहे हो तो वहाँ पे आपका नॉर्मल इशू में और राइट इशू में दोनों में प्राइस फर्क हो सकता है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उसका ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग का प्रोविजन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिशन बेसिस। मतलब अगर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, मगर अगर मान लो मैं अपना इशू ला रहा हूँ 100 करोड़ का, तो क्या मैं उसमें से किसी किसी को रिजर्व कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बोला है कि इशू में रिजर्व ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, मतलब कितना, इशू साइज का माइनस प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो प्रमोटर को एक बार करना ही करना है, उसके बाद में जो बच जाता है उसके लिए मैं अलग अलग रिजर्वेशन कर सकता हूँ। तो क्या बोला है, एम्प्लॉय के लिए भी अलग कर सकता हूँ और शेयर होल्डर के लिए भी कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय को मैक्सिमम में रिजर्व कर सकता हूँ 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। मतलब अगर मान लो मेरी पोस्ट इशू कैपिटल 100 करोड़ रह रही है, तो उसका 5% मैक्सिमम या 5% से कम इतना मैं एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कर सकता हूँ। वो एम्प्लॉय जो 2 लाख से कम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर मान लो कोई केस है जिस केस में मैंने 50 लाख रिजर्व करके रखे थे एम्प्लॉय के लिए, वहाँ पे मेरे अप्लाई हुए सिर्फ 2-2 लाख से कम वाले लोगों ने अप्लाई करे सिर्फ 30 लाख की। तो बाकी का जो बचा हुआ 20 लाख है ना, वो मैं वापस एम्प्लॉय को ही दे सकता हूँ। वो एम्प्लॉय जिन्होंने 2 लाख से ऊपर करी हो बट अप टू 5 लाख करी हो, मतलब 2 लाख से तो ऊपर करी हो, अप टू 5 लाख करी हो, और मेरा है ना जितना रिजर्व करा था उतना पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, अंडर सब्सक्राइब हुआ, इन केस में बचा हुआ जो पोर्शन है वो मैं 5 लाख तक के एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर सकता हूँ। इश्योर में रिजर्व ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल एंड उनकी वैल्यू होनी चाहिए 2 लाख से कम से। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर उस कैटेगरी में भी अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, देन अलॉटमेंट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, पर मैक्सिमम वहाँ पे एप्लीकेशन साइज होनी चाहिए 5 लाख तक की। सेकंड केस, मैं एम्प्लॉय को भी, मैं शेयर होल्डर को भी रिजर्व कर सकता हूँ। मतलब मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको भी मैं एक रिजर्वेशन दे सकता हूँ कि हाँ इतने इतने शेयर्स तो मैं अपने शेयर होल्डर को रख सकता हूँ, जो मैक्सिमम कर सकता हूँ 10% ऑफ द इशू साइज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजर्वेशन। क्या हमारा रिजर्वेशन मर्चेंट बैंकर या सिंडिकेट बैंक या प्रमोटर वगैरह का होगा? नहीं होगा। रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड टू मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट बैंक या फिर हमारे जो भी प्रमोटर वगैरह है, इनको हम रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। In case of further public offer, then reservation to existing retail individual investor is allowed। एफपीओ के केस में आरआरआई को रिजर्वेशन अलाउ होता है। थर्ड केस, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वन कैटेगरी इज अलाउड फॉर अलॉटमेंट टू अनदर रिजर्व कैटेगरी और नेट पब्लिक ऑफर कैटेगरी, इट इज कॉल्ड स्पिल ओवर। मतलब अगर मैंने एक कैटेगरी के लिए रिजर्व कर रखी थी, वो उसमें फुल्ली अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो वही कैटेगरी का जो अंडर सब्सक्राइब है वो पोर्शन में किसी दूसरी कैटेगरी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। तो रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस हो गया, एम्प्लॉय का आप मैक्सिमम दे सकते हो 5% और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको मैक्सिमम आप दे सकते हो रिजर्वेशन के अंदर 10%।
पर मर्चेंट बैंकर है, रजिस्ट्रार है, सिंडिकेट बैंक है, प्रमोटर है, ये रिजर्वेशन के लिए कभी अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग होता है क्या है? देखो, जब भी कोई इशूअर अपना इशू लाया तो उसको डर रहता है कि अगर मैं 1000 करोड़ का इशू लाया तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। और यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट रख रखी है सेबी ने कि आप जितना इशू कर रहे हो उसका 90% आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, तो ही आपका सक्सेसफुल अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पे इशूअर को डर बैठ जाता है कि ये नहीं यार, मैं 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का इशू ला रहा हूँ तो उसका 90% तो मिनिमम सब्सक्राइब होना ही चाहिए, तो ही मेरा सक्सेसफुल अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज मेरे को पैसे वापस सारे पब्लिक को दे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उस डर से ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में क्या करते हैं, जब भी इशूअर को लगता है कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरा नहीं होगा, 90% पूरा नहीं हो सकता, डर लगता है, तो इस केस में क्या करेगा, पहले से ही अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेगा कंपनी। अंडरराइटर को अपॉइंट करने से क्या होगा, वो अंडरराइटर क्या कहेगा कि हाँ जितना हो सके, मर्चेंट बैंकर खुद भी करेगा और अंडरराइटर खुद भी करेगा, जितना हो सके पब्लिक को अलॉट करेंगे। और अगर मान लो उसमें से अलॉट नहीं हुआ, जितना पोर्शन बच गया वो पोर्शन खुद अंडरराइटर का ऑब्लिगेशन है कि वो उसको सब्सक्राइब करेगा और आपका जो मिनिमम 90% का क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल करेगा, ताकि आपका सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो सके। दो केस थे, अगर आपका अंडरराइटर नहीं अपॉइंट कर रहे थे और आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। सेकंड केस, मर्चेंट बैंकर या अंडरराइटर वगैरह ने अपॉइंट कर रखे हैं हमने, तो जितना पब्लिक ने अलॉट करा उतना तो पब्लिक को देंगे, बट जितना हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कम पड़ गया उतना अंडरराइटर खुद अंडरराइट करेगा, उसके लिए उसको कमीशन देना पड़ता है, उसका अंडरराइटिंग कमीशन जाता है उसको, उसका अंडरराइटिंग कमीशन के लालच के लिए वो अंडरराइटिंग करता है। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या हुआ है कि सो दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट फुलफिल, दैट इज 90% ऑफ द ऑफर। तो आईपीओ या एफपीओ के केस में क्या बोला गया है, अदर देन बुक बिल्डिंग इशू है तो इशूअर में अपॉइंट अंडरराइटर, मतलब अगर मेरे को लगता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा तो मैं अंडरराइटर अपॉइंट कर सकता हूँ। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू है तो हमारा बिग बिल्डिंग इशू में हमने पढ़ा था कि नेट ऑफर का 75% तो हमारे को क्यों है, इसको मिनिमम अलॉट करना ही करना है, तो उसके लिए कोई मेरे को डर की बात ही नहीं है। जो बच गया बैलेंस 25%, उसके लिए मैं है ना अंडरराइटिंग करा सकता हूँ लीड मैनेजर से या सिंडिकेट मेंबर से अंडरराइटिंग करा सकता हूँ, और इनको बोल सकता हूँ कि आपको जितना अंडरराइटिंग के लिए ऑब्लिगेशन है आप उतनी ही शेयर्स एक्वायर कर सकते हो, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से चाहो तो वो शेयर अलॉट करना उनको अलाउ नहीं है। अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन का डर लगता है मेरे को, तो मैं अंडरराइटर अपॉइंट करता हूँ, जितना पब्लिक को इशू हो जाता है उतना तो पब्लिक को दे देंगे, प्लस जितना नहीं हुआ वो अंडरराइटर खुद एक्वायर करेगा अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन को पूरा करने के लिए। ये हो गया अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा मॉनिटरिंग एजेंसी। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है। मॉनिटरिंग एजेंसी क्या होती है, एक प्रकार से आपकी जो पैसा ले रहे हो पब्लिक से, उस पैसों को आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो उसको मॉनिटर करने का काम करती है एक मॉनिटरिंग एजेंसी। मतलब आपने अगर पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए लिए तो उस 1000 करोड़ का क्या बोलता है कि आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, उसके लिए एक एजेंसी अपॉइंट करोगे जिसको बोलेंगे मॉनिटरिंग एजेंसी। वो आपके हर क्वार्टरली रिपोर्ट बनाएगी कि आपने कितना पैसा लिया है, कितना कहाँ पे यूज करा है, और वो अपनी वेबसाइट पे और कंपनी की खुद की वेबसाइट पे भी अपलोड करने के लिए बोलेगा, और क्वार्टरली बेसिस पे उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बट सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं हम कि ये मॉनिटरिंग एजेंसी एप्लीकेबल होगा ही कब, जब आपका एप्लीकेबिलिटी कब होगा, जब आपका इश्यू साइज है जो 100 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ेगा। मतलब मेरा जो इश्यू साइज है वो 100 करोड़ से ऊपर है, तभी कंपलसरी मेरे को मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी है, अदरवाइज मेरे को मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरा इशू मान लो 100 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं किसको अपॉइंट कर सकता हूँ, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही मैं मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में अपॉइंट कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले कौन बन सकता था, पहले कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मॉनिटरिंग एजेंसी बन सकते थे, उन दोनों को निकाल दिया और उन दोनों को निकाल के रख दिया है अब सिर्फ CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही मैं मॉनिटरिंग एजेंसी बना सकता हूँ, ये अभी का अमेंडमेंट है। अब वो क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल क्यों, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मॉनिटरिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ द इशू टिल यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 100% ऑफ द टोटल फंड एक्सक्लूडिंग GCP, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए छोड़ दो, उसके अलावा जितना आपका बच रहा है उसका 100% आप यूज नहीं कर सकते हो, तब तक वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिपोर्ट बना के इश्यूअर को देगी, और इश्यूअर को क्या करना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर 45 डेज, क्वार्टर यानी कि 45 डेज के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ेगा।
अब क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे था 95%, अब उसको चेंज करके बोल दिया 100%। मतलब आपका जितना आपने पब्लिक से पैसा लिया है उसमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का अमाउंट एक्सक्लूड कर दो, जितना बच रहा उतना अमाउंट आप जब तक यूज नहीं कर लेते तब तक हर क्वार्टर के बेसिस पे मॉनिटरिंग एजेंसी उनकी रिपोर्ट बनाएगी कि वो पैसा कहाँ कहाँ यूज कर रही है। वो पूरा 100% खत्म हो जाएगा तब उसका मॉनिटरिंग एजेंसी का काम खत्म हो जाएगा। तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी को क्या करना पड़ेगा, एक क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, वो इश्यूअर को देगी और इश्यूअर क्या करेगा, उसको 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। मॉनिटरिंग एजेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ पे दो चेंजेस है, मॉनिटरिंग एजेंसी कौन बन सकती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन सकती है और वो यूटिलाइजेशन 100% तक जब तक नहीं होगा तब तक वो क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट बनाएगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वहां पे क्या बोला है कि कितना डिपॉजिट करना है, बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू इश्यूअर डिपॉजिट 1% ऑफ द इशू साइज विद स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और नॉन लिस्टिंग ऐसी फॉरफिट सिक्योरिटी एक्सचेंज फॉरफिट दिस डिपॉजिट एंड ऑल वेल ऑन वेल दैट रिफंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी स्टॉक एक्सचेंज आपसे कितना, 1% ऑफ द इशू साइज। अगर मेरा 100 करोड़ का इशू साइज था तो 100 करोड़ का 1% मेरे को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो भैया, जब भी कोई आईपीओ वगैरह या आईपीओ लाती है तो स्टॉक एक्सचेंज को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उनका बहुत टाइम का यूटिलाइजेशन होता है। अगर मान लो आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो या फिर कुछ फालतू काम कर रहे थे या फिर आपका अलॉटमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलते हैं, अगर आपका सक्सेसफुल अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको वो अमाउंट हम फॉरफिट कर देंगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इश्यू साइज का 1% हमारे साथ में डिपॉजिट कराओ। अगर आपकी लिस्टिंग हो गई, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो वो 1% हम आपको वापस दे देंगे। और अगर मान लो आपका अलॉटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आप कुछ गलत कर रहे थे और बीच में ही वो पकड़ा गया, इशू के बीच में वो पकड़ा गया तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, तो इस केस में आपका जो जो आपने है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी का और स्टॉक एक्सचेंज का टाइम वेस्ट करा ना, उस टाइम वेस्ट के लिए वो आपका इशू साइज का 1% जो अमाउंट पहले से ही ले लिया वो फॉरफिट कर देंगे। तो ये एक सिक्योरिटी के टाइप के है, स्टॉक एक्सचेंज का टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रखा है। प्लस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आईपीओ ग्रेडिंग। जब भी इश्यूअर चाहे तो अपनी जो पब्लिक को इशू कर रहा है उसकी रेटिंग ले सकता है। रेटिंग लेने के लिए उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आसबा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रैक्टिकली समझेंगे। तो क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी अपनी शेयर्स को अलॉट कर रही है पब्लिक को, तो पैसा कब लूँ मैं उनसे, ये पॉइंट रहता है कि मान लो मैं ऑफर 10 दिन के लिए ओपन कर रहा हूँ तो कोई एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन लेके आए तो मैं पैसा अगर उससे मैं पहले ही ले लूँ, फिर वो ऑफर पीरियड खत्म होगा, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि किसको कितना देना है, तब मैं उसको बोलूँ कि हाँ भैया आपने पैसे दिए थे, उसके बदले में आपको शेयर्स दे रहा हूँ। या फिर है ना तब वो बोलो कि नहीं भैया आपका तो शेयर्स में नंबर आया ही नहीं, आपको मैं अलॉटमेंट नहीं कर सकता हूँ, आपसे पहले भी लोग आ गए बहुत सारे, उनको मैंने अलॉटमेंट कर दिए, आपको नहीं कर सकता हूँ, मतलब अलॉटमेंट में उसका नंबर ही नहीं आया तो आप उसको पैसे वापस दे दोगे। तो ये चीज़ तो गलत हो गई ना, आपने पहले ही उससे पैसे ले लिए और आपको बाद में पता पड़ रहा है कि नहीं यार ये तो मैं उसको अलॉटमेंट कर ही नहीं सक रहा हूँ, मेरे अलॉटमेंट पहले से पूरे हो रहे हैं तो इसको मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन को, तो उस टाइम में मैं वापस पैसे उसको दे दूंगा, तो ये तो गलत बात हो गई। या फिर मैं काम करता हूँ कि एप्लीकेशन तो अभी दे दो, पैसा आप जब अगर आपका अलॉटमेंट में नंबर आया तब आप पैसे देना। तो मान लो उसका नंबर आ गया अलॉटमेंट में, तब मैं उसके पास में गया पैसे लेने कि भाई पैसे दो, और उसने मना कर दिया कि नहीं यार जब मैंने अलॉटमेंट एप्लीकेशन लगाई थी तब तो पैसा था, अभी पैसा नहीं है मेरे पास में। तो इस केस में कंपनी को भी डर हो गया कि यार अगर ऐसे बहुत सारे जने आ गए तो मैंने जिन जिन को अलॉट करा था उनसे पैसे मिले ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा इशू खतरे में आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए पब्लिक पैसा भी पहले नहीं देवे और कंपनी को भी रिस्क नहीं लेवे कि यार कि बाद में जब अलॉटमेंट करा तो वो पैसा नहीं देवे मेरे को। अगर ऐसा कुछ केस है तो वहां पे क्या होता है कि एक आसबा करके फैसिलिटी होती है, वो बैंक प्रोवाइड करती है, उसके अंदर आपके शेयर्स के एप्लीकेशन शेयर के पैसे को रखा जाता है। उसमें क्या होता है, सपोज मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मैं किसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने 15,000 रुपए, तो क्या करूंगा मैं एप्लीकेशन कर दूंगा, प्लस मेरा जो बैंक है वो आसबा फैसिलिटी के हिसाब से मेरे 15,000 रुपए को मेरे अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। मतलब
मेरे 1 लाख जो टोटल रुपए थे ना, उस 1 लाख रुपए को मैं फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। उसमें से 15,000 को ब्लॉक कर रखा है उसने मेरी एप्लीकेशन के लिए। मैं रिमेनिंग 85,000 यूज कर सकता हूँ और 15,000 रुपये मेरा ब्लॉक हो जाएंगे। कब तक? जब तक अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, मतलब अलॉटमेंट का डिसाइड नहीं होगा। फिर जब अलॉटमेंट का डिसाइड करा और अगर मान लो कि मेरा अलॉटमेंट खुल गया, मेरे को शेयर्स अलॉट कर दिए गए, तो जिस दिन मेरे को शेयर अलॉट कर दिए गए उस दिन मेरे बैंक में से वो पैसे 15,000 रुपये मेरे बैंक में से कट जाएंगे। और वो अगर मान लो अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो 15,000 रुपये वापस मेरे नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा? इश्योर को पहले भी पैसे नहीं आ जाएंगे और इश्योर को जो डर था कि ये बाद में अगर जब मैं अलॉटमेंट करूंगा तब ये पैसे नहीं देगा, तो वो डर भी हट गया, क्योंकि वो पहले से बैंक ने उसको ब्लॉक करके रख रखा है। अलॉटमेंट होते वो ब्लॉक वाला पैसा कंपनी के पास चले जाएगा और अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वो पैसा उसी के पास में रहेगा। तो यहाँ पे इश्यू जो एप्लीकेंट है उसको भी फायदा हुआ, उसका पैसा कहीं नहीं गया, उसका पैसा ब्लॉक रहा, उसके ऊपर सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा था, वो बैंक ने उसको दिया ही दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी जो है वो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता है वही प्रोवाइड कर पाती है। और वो क्या करती है, जो जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन करती है उनके अकाउंट को जितने अमाउंट से उन्होंने एप्लीकेशन करी उतने अमाउंट को उनके अकाउंट से ब्लॉक कर देती है। जब अलॉटमेंट का डिसाइड होता है, फाइनलाइज होता है, तब अलॉटमेंट में उनका नंबर आया तो उनको शेयर्स उनके पैसे अकाउंट से काट के कंपनी को दे दिए जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन ब्लॉक कर रखा था वो अमाउंट वो उनको फ्री कर देता है। अब प्रैक्टिकली देखे जाए ना, तो जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जो 2 लाख से कम के अलॉटमेंट कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एसबा फैसिलिटी नहीं होती है। उनके लिए यूपीआई फैसिलिटी कर दी गई है। वो अपने यूपीआई से डायरेक्ट ही अपना पैसा अपने अकाउंट में ब्लॉक कर सकते हैं। और जो 2 लाख से ऊपर के जो एप्लीकेंट है ना, उनके लिए एसबा फैसिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं और जितने एप्लीकेशन के लिए वो अलॉट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उतने अमाउंट के लिए उनका ब्लॉक हो जाता है उनका अमाउंट। ठीक है। अब पढ़ते हैं। Except bees using the ASBA facility. ASBA means an application for subscribing to public issue or right issue along with an authorization to self-certified syndicate bank to block the application money in the bank account। मतलब ASBA फैसिलिटी के साथ में क्या होगा, एक डिक्लेरेशन दूंगा कि हाँ आप मेरे बिहाफ पे मेरे अमाउंट को अपने अकाउंट में ब्लॉक कर दो। अलॉटमेंट होगा तो वो ब्लॉक का अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एप्लीकेंट को उसके शेयर्स अलॉट कर दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग ऑफ द इशू। अब अपनों ने डिसाइड कर दिया था कि इशू ओपन करना, पर ओपन करना कब है एक्चुअली? तो इशू आईपीओ ला रहे हो या एफपीओ ला रहे हो, उसके केस में आपको बोला गया है कि आपका जो इशू है वो मिनिमम 3 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी, और जब से ऑब्जर्वेशन रिसीव हुई है आपको सेबी से, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर। मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आपने आरओसी को अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा वहां से तो 3 दिन बाद में, और जब आपको सेबी से ऑब्जर्वेशन लेटर वगैरह मिला वहां से 12 महीने के अंदर अंदर, इन दोनों पीरियड के अंदर अंदर आपको अपना ऑफर लाना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है तो आपको आपका फर्स्ट इशू 3 महीने के अंदर अंदर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला कि हम आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ना, आपकी कंपनी को जो आप ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि आप आईपीओ या एफपीओ ला सकते हो, उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है आपकी 12 महीने की। 12 महीने के बाद में आपकी कंपनी के फाइनेंशियल क्या रहे, आपकी कंडीशन क्या रही, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, उस 12 महीने के अंदर अंदर ही आप ऑफर ला सकते हो। बट क्या बोला गया है इसमें कि जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करा उससे 3 दिन का गैप होना चाहिए। उसके 3 दिन के बाद में ही आप अपना ओपन पीरियड जो है वो ओपन कर सकते हो। अब पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने टाइम के लिए ओपन रह सकता है, उसके लिए रेगुलेशन है 46 आईपीओ के केस में और 142 एफपीओ के केस में। वहां पे क्या बोला गया, अगर आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन रहेगा मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। अगर मैं मान लो अपना ऑफर डॉक्यूमेंट जिस दिन मैंने फाइल करा वहां से 3 दिन बाद तो मैं अपना ऑफर ओपन कर पाऊंगा। और ओपन ऑफर कितने दिन तक रख पाऊंगा, मिनिमम 3 दिन तक और मैक्सिमम 10 दिन तक। यहाँ पे मेरे को एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मान लो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्म्स थी, या फिर मान लो मैंने बुक बिल्डिंग इशू करा था, उसमें मैंने प्राइस बैंड दिया था और प्राइस बैंड में मान लो मेरे को ये हो रहा है कि
मैंने जो प्राइस रखी है प्राइस बैंड के अंदर वो सही नहीं है, उस प्राइस को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई केसेस है जिसमें है ना मेरे जो ओपन ऑफर था वहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइब ही नहीं कर पाई उस ऑफर के अंदर, तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड टर्म्स हुआ है या फिर ऐसा कोई हुआ है जिसमें बुक बिल्डिंग इशू है और उसके अंदर जो मेरा प्राइस बैंड है वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में आपको अपना ऑफर पीरियड है जो एक्सटेंड कर सकते हो। पर यहाँ पे एक्सटेंड में क्या लिखा है, मिनिमम 3 दिन के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा और मैक्सिमम 10 दिन का जो प्रोविजन है वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं, अगर मान लो मैंने अपना पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन रखा 5 दिन, तो मिनिमम 3 दिन रखना था तो मैंने 5 दिन रखा, क्राइटेरिया फुलफिल। मैक्सिमम 10 दिन रखना था तो मैंने 5 दिन नहीं रखा, मतलब मैक्सिमम वाला मेरा फुलफिल। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने जो प्राइस इशू करी थी 10 से 15 के बीच में रखी थी, तो उस टाइम पे मेरे को बिडिंग के दूसरे तीसरे दिन ही पता पड़ा कि अरे यार, अगर मैं 15 से 20 भी रखता ना तो भी मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्राइस को रिवाइज कर सकूं, तो मैं रिवाइज कर सकता हूँ मिनिमम 3 दिन के लिए, मतलब उस 5 दिन में प्लस 3 दिन ऐड करूंगा, तो मेरा ओपन पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 8 दिन। पर मैक्सिमम कितना हो सकता था, 10 हो सकता था, तो यहाँ पे मैं 8 कर सकता हूँ। अगर पहले से मान लो मेरा पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मैंने 8 कर रखा होता, अब मैं और है ना उसको एक्सटेंड करना चाहता तो मिनिमम 3 दिन के लिए एक्सटेंड करना पड़ता, तो 8 9 10 11, तो 11 दिन के लिए मेरा ऑफर ऑफर हो रहा है, जो कि मैक्सिमम 10 डेज वाला जो क्राइटेरिया है ना उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इन सच केस में मैं अपना पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक्सटेंडेड मिनिमम 3 दिन के लिए करूँगा और उसमें जो मैक्सिमम 10 डेज है वो कभी भी बढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है हमारा 90% ऑफ द ऑफर साइज। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ का इशू लाया था तो 100 करोड़ का 90 करोड़ 90% मेरा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल अलॉटमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज इतना सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरे को 4 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे वापस एप्लीकेंट को रिफंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द इशू साइज। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ का इशू रखा है तो उसका 90% 90 करोड़ मेरा सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरे को अपने सारे एप्लीकेंट को पैसे वापस देने हैं विदिन 4 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब जिस दिन मेरा इशू क्लोज हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुआ तो उसके 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को सबको अपने अपने पैसे रिफंड कर देने पड़ेंगे। सिंपल सा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द इशू साइज। मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होती है कि आपको उतने शेयर्स तो इशू करने मिनिमम जिनकी वैल्यू मिला के कितने हो 10 से 15,000 के बीच में। अगर मान लो मेरा 10,000 का मैंने लॉट रखा है तो मेरे फेस वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस इतना होना चाहिए कि वो 10,000 आ जाए मिनिमम। तो मिनिमम 10,000 से 15,000 के बीच में मेरे को अपना इशू साइज रखना है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस इज इक्वल टू 10,000 टू 15,000, इनके बीच में रहे ऐसा ही रखना है मेरे को। ठीक है, इट मीन्स कंपनी शुड अलॉट दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच कंप्राइजेस टू 10 टू 15,000। अगर मान लो, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो मैंने रखा 15,000 रुपये का इशू एप्लीकेशन वैल्यू, मिनिमम एप्लीकेशन रखी मैंने 15,000 रुपये, तो अगर मान लो मैंने अपना इशू प्राइस रखा था वो रखी मैंने 1,000 रुपये, तो मिनिमम मेरे को 15 शेयर्स देनी पड़ेगी एक जने को। तो 15 शेयर्स इंटू 1,000, तो वो मेरा बन जाएगा 15,000 का लोन। तो मेरे को मिनिमम एप्लीकेशन कितनी रखनी पड़ेगी, 15 शेयर्स की, और फिर इसका मल्टीपल में चलेगी। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मेरे को किसी कंपनी की शेयर्स करना है, मिनिमम एप्लीकेशन करनी है, तो मैं अगर एक लोट लेता हूँ तो एक लोट पड़ता है मुझे 15 शेयर्स इंटू 1,000 रुपये का 15,000 का। तो या तो मैं एक लोट ले सकता हूँ या फिर लोट के मल्टीपल में ले सकता हूँ। या तो मैं एक लोट लूंगा तो 15,000 रुपये लगेंगे, या 2 लोट लूंगा तो मेरे को 30,000 लेंगे, 3 लोट लूंगा तो 45,000 रुपये लगेंगे। तो मिनिमम मेरे को एक लोट तो लेना ही लेना है, एक लोट से कम आप ले ही नहीं सकते हो, और एक लोट की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 10,000 से 15,000 के बीच में, और उस लोट के अंदर आपको मिनिमम 15 शेयर्स मिलेगी। मतलब मेरे केस में 15 शेयर्स मिलेगी, वैसे ही हर कंपनी अपने अपने डिसाइड करती है, बट यू है कि एक लोट की जो वैल्यू है वो 10,000 से 15,000 के बीच में रहनी चाहिए। इन केस अगर
टाइम लिमिट ऑफ कॉल इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर मान लो मैं पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो वहाँ पे प्रोविजन होता है कि मेरे को सारी की सारी कॉल 12 महीने के अंदर अंदर कॉल कर देनी चाहिए। सेकंड, अगर मैं कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर रहा हूँ ऑफ वैल्यू 25% विदेशी प्राइस, ठीक है। अगर मान लो पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो मेरा एप्लीकेशन वैल्यू जो होगा ना वो मिनिमम 25% होना चाहिए। मतलब अगर 10 रुपए की एक शेयर्स थी तो 2.5 रुपए तो उसका 25%, 2.5 रुपए तो मेरी एप्लीकेशन पे होनी ही चाहिए, 2.5 रुपए या उससे ज़्यादा एप्लीकेशन वैल्यू होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन वैल्यू होनी चाहिए 25% ऑफ द इशू प्राइस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोहिबिशन ऑन इंसेंटिव। मतलब अगर मान लो मैं कोई भी प्रकार का इंसेंटिव दे रहा हूँ या फिर कोई भी प्रकार का लालच दे रहा हूँ कि अगर मेरी शेयर्स को सब्सक्राइब करोगे आप तो आपको मिलेगी एक बुलेट, ऐसा ऐसा कोई मैं ऑफर दे रहा हूँ। मान लो सपोज मैं ऑफर दे रहा हूँ कि अगर मेरी कंपनी के जो शेयर्स इशू करवाएगा और अपने थ्रू करवाएगा उसको मैं कोई मॉनेटरी बेनिफिट दूंगा, उसको मैं कोई कमीशन वगैरह दूंगा। या फिर ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि मान लो अगर मेरे जितने भी मेरे अलॉटमेंट होंगे, जितने भी एप्लीकेंट होंगे उनमें से 3 लाख के अलॉटमेंट को मैं है ना 1-1 लाख का ऑफर कैश प्राइस दूंगा। ऐसा कोई ऑफर दे रहा हो तो इट इज़ नॉट अलाउड। जेन्युइन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। लोग बाग अपने ऑफर डॉक्यूमेंट से देखेंगे कि हाँ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, उनको लगता है हाँ करना चाहिए, देन ओनली कैश वो हमारे शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह आप अलाउ नहीं होता है इस केस में। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर फॉर अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट कैसे करना है हमारे को। तो मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज होने चाहिए 1000 और नंबर ऑफ अलॉटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इशू। मतलब मान लो अगर मैंने 1000 इशू करे थे और अप्लाइड 800 ही हुए तो मैं अलॉट करूंगा 800। अगर मान लो 1000 इशू करे थे और अलॉट मेरे को अप्लाइड 1000 ही हुए तो मैं तो तब भी मैं अलॉट करूंगा 1000 ही। अगर मान लो इशूड मैंने करे थे 1000 और अप्लाइड हो गए 1200 तो इस केस को मैं बोलूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैक्सिमम इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं मैक्सिमम 1000 का 1% तक मैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। मतलब मैं 1000 का 1% मतलब 1010 तक के शेयर्स इशू कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या बोला मैंने, मिनिमम आपके अलॉटमेंट होना चाहिए, अलॉटी होने चाहिए 1000 और जितने भी मैं अलॉटमेंट कर रहा हूँ वो मेरे इशू साइज इशू जितने कर रहे हैं उससे कभी बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैं मैक्सिमम 1% अलाउ कर सकता हूँ। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या रखूंगा मैं, NNI और RRI, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मिनिमम 1 लॉट टू ईच RRI एंड बैलेंस टू ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब मान लो यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोविजन बनाया गया है RRI और NII के लिए कि अगर मान लो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हर एक बंदे को इतना तो मिले ही मिले कि उसको एक लॉट मिल जाए उसमें। मतलब अगर मान लो 100 शेयर होल्डर में आए मेरे पास RRI कैटेगरी के अंदर तो 100 को मैं इससे ऐसा अलॉटमेंट करूंगा कि उन 100 को एक शेयर तो मिल ही जाए। फिर उससे ज़्यादा कोई बच रहा है तो मैं ऑन प्रोराटा बेसिस पे उनको अलॉट कर सकता हूँ। टू सेकंड पॉइंट है टू अदर RRI, NNI एंड एंकर इन्वेस्टर, तो उनको प्रोपोर्शन बेसिस पे अलॉट कर सकता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ रहे हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे दे सकता हूँ। और थर्ड आता है हमारा एंकर इन्वेस्टर को। एंकर इन्वेस्टर को डिस्क्रिशनरी बेसिस पे दे सकता हूँ। डिस्क्रिशनरी बेसिस होती है कि मेरी मर्जी हो तो मैं दूँ, मेरी मर्जी हो तो नहीं दूँ। दो आए, दो में से मैंने एक को दिया, एक को नहीं दिया, डिस्क्रिशनरी बेसिस पे मेरी कंपनी श्योर का जो इच्छा हो वो कर सकती है एंकर इन्वेस्टर के। नेक्स्ट प्रोविजन आपके रिफंड के। रिफंड कब करना पड़ेगा, सारे एप्लीकेशन अमाउंट को आपको कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। कब, जब उसको है ना मान लो अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मना बोल दिया कि आपकी कंपनी की जो लिस्टिंग करनी थी वो लिस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो जिस दिन से आपको इंटीमेशन रिसीव हुई है स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कि आपका लिस्टिंग नहीं हो पाएगा, उसके 4 दिन के अंदर अंदर आपको सारा एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। क्या बोल रखा है, issuer failed to obtain listing or trading permission from the stock exchange, refund application money within 4 days। वहाँ पे पहले अमेंडमेंट, यहाँ पे अमेंडमेंट आया, पहले 15 डेज थे, अब उसको हटा के कर दिया गया है 4 डेज। 4 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, जब से इंटीमेशन मिली है स्टॉक एक्सचेंज से कि आपकी लिस्टिंग नहीं हो सकती है, तब से 4 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पैसा
रिजेक्ट रिफंड करना है। अगर मान लो उससे डिले करा, 4 दिन से ज़्यादा डिले करा, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट देना है 15% पर एनम। नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट एक हमने पढ़ा था प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, जब ओपन ऑफर करा था उससे पहले ही देना था हमारे को। और कब देना था? जब हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करा सेबी को, उसके 2 दिन के अंदर अंदर करना था, ठीक है। और पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट क्या बोल रहा है कि आपका क्लोज जब भी हुआ, आपका क्लोजर हुआ इशू, उस क्लोजर इशू होने के विद इन 10 डेज, 10 डेज आपको है ना एडवर्टीजमेंट करना है। उस एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं पोस्ट इशू। ओपनिंग ऑफ द इशू से पहले अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो प्री इशू, और फिर खत्म हो गया हमारा इशू उसके बाद में कर रहे हो तो पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। कहाँ कहाँ करना है? वो सेम वही न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर और रीजनल न्यूज़पेपर, उन तीनों के अंदर करना है विद इन कब? 10 वर्किंग डेज। और क्या क्या डिटेल आएगी उसके अंदर, एक बार डिटेल देखो। related to subscription, basis of allotment, number, value and percentage of all application including ASBA, number, value and application of successful allottees for all the application including ASBA, date of completion of dispatch or refund order as may be applicable, or instruction to self-certified syndicate bank by the registrar, date of क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर रखनी पड़ेगी। तो हमने प्री इशू एडवर्टाइजमेंट भी देख लिया, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट भी देख लिया। अब नेक्स्ट है पोस्ट इशू रिपोर्ट। मतलब क्या है? एक लीड बैंकर जिसको हमने अपॉइंट करा था ना, उसको इस पूरी की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मतलब अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया अपना, उस अलॉटमेंट की पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कब बनानी पड़ेगी? विद इन 7 डेज ऑफ द अलॉटमेंट। मतलब अगर अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर, या फिर रिफंड हो गया तो रिफंड के 7 दिन के अंदर अंदर लीड मैनेजर सबमिट अ पोस्ट इशू रिपोर्ट प्लस ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो टू इश्यूअर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इशू। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई कंपनी आईपीओ लेके आई या एफपीओ लेके आई, तो उस केस में है ना, एक एफपीओ चल रहा है उसके बीच में आप दूसरा एफपीओ नहीं ला सकते। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर आपका आईपीओ चल रहा है या एफपीओ चल रहा है पहले से, तो आप इतने टाइम के अंदर अंदर तो आप अपना दूसरा कोई और ऑफर लेके नहीं आ सकते। पहले जो चल रहा है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में आप दूसरा ला सकते हो। तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, फर्दर इशू नहीं कर सकते। इशू शैल नॉट मेक एनी इशू बाय वे ऑफ भले वो राइट इशू हो, पब्लिक इशू हो, बोनस इशू हो, प्रेफरेंशियल इशू हो या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो। कब नहीं कर सकते? बिटवीन, अगर 2 केस है, अगर आप फास्ट ट्रैक इशू लाए थे, अब फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर आपका फास्ट ट्रैक इशू था, फास्ट ट्रैक इशू में क्या होता है कि पहले क्या होता है, आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, फिर आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, फिर आप पब्लिक इशू करते हो। पर फास्ट ट्रैक इशू में क्या होता है कि आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, वो फाइल ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, वो डायरेक्ट आप ऑफर डॉक्यूमेंट आप फाइल कर दो रजिस्ट्रार के पास में, और आप अपना फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो। तो उस केस में, फास्ट ट्रैक इशू के केस में, आपने जिस डेट को आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा, उस डेट से लगाकर जब तक आपका लिस्टिंग नहीं हुआ, या फिर अगर लिस्टिंग कैंसिल हो गया तो आपने पैसे रिफंड नहीं करे, उन दोनों दिनों के बीच में आपको, इन दिनों के बीच में आप कोई और पब्लिक इशू या कोई और राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू या क्यूआईपी ये नहीं ला सकते। और अगर मान लो फास्ट ट्रैक इशू नहीं है, नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में क्या बोला, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब मैंने बात करी थी फास्ट ट्रैक इशू की, तो वहाँ बोला था डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तो फाइल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो। तो नॉर्मल केस की बात करें तो नॉर्मल केस में तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। तो जिस दिन मैंने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा सेबी के पास में, वहाँ से लेकर या तो लिस्टिंग हो जाएगी या फिर मेरे को रिफंड करना पड़ेगा पैसा। तो वहाँ से लेकर रिफंड या लिस्टिंग, वहाँ तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी और फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं ला पाऊंगा। पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर मैं अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से लिख दूँ कि मैं इशू ला रहा हूँ, और इशू लाने के बीच में मैं ये वाला इशू भी लाऊंगा, राइट इशू लाऊंगा, या फिर कोई पब्लिक इशू लाऊंगा, या फिर पब्लिक ऑफर लाऊंगा, कोई भी लाऊंगा, ऐसा मैंने पहले ही अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख रखा है, तो इन दैट केस आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। आप उस टाइम पे भी, मतलब जब से आपने वो ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करा है या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा है, तब से लेकर लिस्टिंग या रिफंड, इसके बीच में भी आप ला सकते हो, अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से लिख रखा होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अदर रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। मतलब ये सारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं हमारे। इसके बाद में हम कंबाइन चार्ट पढ़ेंगे कि जब से हमारा इशू शुरू हुआ
और जब से हमारा रिफंड हो रहा है या अलॉटमेंट हो रहा है और उसके बाद में भी जो कंप्लेंट्स, वो पूरा एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ कब हो रही है, और वो सारे टॉपिक इसके अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। अदर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट इशू शैल अपॉइंट अ लीड मर्चेंट बैंकर। ये तो हमने पहले ही पढ़ा, जब ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तब वो लीड मर्चेंट बैंकर के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट पढ़ रही कि एक लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एसोसिएट विद द कंपनी, मतलब कंपनी का कोई रिलेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए। या फिर इफ ही इज एसोसिएट देन हिज रोल इज लिमिटेड टू मार्केटिंग ओनली। अगर वो एसोसिएट है तो वो मार्केटिंग का उसका रोल जो है वो मार्केटिंग तक ही है। आपको कोई नॉन एसोसिएट बंदा ढूंढना पड़ेगा, उसको आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। और शुड नॉट एक्ट एज रजिस्ट्रार, वो कभी भी रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार काम करता है ना, वो रजिस्ट्रार वाला काम ये मर्चेंट बैंकर नहीं कर पाता है। अदर रिक्वायरमेंट है अदर इंटरमीडिएरी रजिस्टर्ड विथ सेबी, जैसे कि आपका अंडरराइटर हो गया, आपका सेल्फ सिंडिकेट बैंक हो गया, आपके जो दूसरे इंटरमीडिएरी उन सबको भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। डिपोजिटरी है तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, उन सबको अपॉइंट करना है। थर्ड, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक सिंडिकेट मेंबर। और अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा बैंकर टू अन इशू। और आपको एक साथ में कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब एक सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रोल आएगा कंपनी सेक्रेटरी का। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर ही पूरा देखा गया कि सारी लिस्टिंग की ऑब्लिगेशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, तभी कोई कंपनी आईपीओ ला सकती है या एफपीओ ला सकती है। नेक्स्ट हमारा कंबाइन चार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा इशू। उससे पहले एक और टॉपिक रहेगा हमारा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये यहाँ पे नहीं दे रखी है, मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें अमेंडमेंट आया है। पहले क्या बोला गया था कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम 25%, मतलब 25% आपको मिनिमम पब्लिक को होल्ड करी होनी चाहिए। बाकी का जो है वो नॉन पब्लिक होल्ड कर सकते हैं, मतलब प्रमोटर वगैरह होल्ड कर सकते हैं। तो अगर बोलो कि मिनिमम मेरे को पब्लिक की रखनी है 25%, तो मैक्सिमम प्रमोटर वगैरह रख सकते हैं 75%, क्योंकि मिनिमम 25% तो पब्लिक के पास ही रहेगा। अगर मान लो किसी केस में प्रमोटर जो है वो 75% से ज़्यादा होल्ड कर लेते, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस पब्लिक शेयर होल्डिंग की 25% की जो रिक्वायरमेट है वो वापस पूरी करनी पड़ेगी। उस केस में क्या करते हैं, ऑफर फॉर सेल ला सकते हैं, मतलब प्रमोटर अपने खुद की शेयर्स पब्लिक को बेच सकता है। तो अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रिक्वायरमेंट कभी कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में कंपनी ऑफर फॉर सेल ला सकती है और प्रमोटर अपने खुद के शेयर्स बेच के पब्लिक को दे सकते हैं और मिनिमम पब्लिक कंट्रीब्यूशन की जो 25% की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे अब चेंज क्या कर गया कि आपकी कैपिटल के ऊपर डिसाइड कर दिया गया है कि आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग कितने हो सकती है। अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल अप टू 1600 करोड़ है, अप टू 1600 करोड़ तक है, तब आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 25%। अगर 1600 करोड़ से ज़्यादा है और 4000 करोड़ के बीच में है तो होनी चाहिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 400 करोड़। अगर 4000 से ज़्यादा है बट 1 लाख करोड़ से कम है आपकी पोस्ट इशू कैपिटल, तब हो जाएगी आपकी 10%, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हो जाएगी 10%। और अगर 1 लाख से ज़्यादा है आपकी कैपिटल तो हो जाएगी इधर 5000 करोड़ रुपए एंड 5% ऑफ द कैपिटल। इतनी आपको मिनिमम पब्लिक कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। जो पहले 25% था ना, वो हटा के उसको और बाइफरकेट कर दिया गया है और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए और ज़्यादा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रख दी गई है। नेक्स्ट हमारा कंबाइन चार्ट है, उसको मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। देखो अभी हम इस चार्ट से पूरा रिवीजन करते हैं कि क्या कैसे चल रहा था, कब क्या रेगुलेशन आई थी अपने ऊपर एप्लीकेबल, और सब कुछ समझ में आएगा इस चार्ट के थ्रू। सबसे पहले इश्योर क्या करता है, अपॉइंट करता है एक मर्चेंट बैंकर को जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए सीबी के पास में। उससे पहले इश्योर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है। अगर आईपीओ का केस है तो अपनी वो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ से ज़्यादा हर 3 साल की, एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ से ज़्यादा पिछले 3 साल का, अगर उसका नेटवर्थ है तो 1 करोड़ से ज़्यादा, नाम चेंज करा है तो 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू नए नाम की एक्टिविटी से होना चाहिए। ये सारी एफपीओ का केस है तो सिर्फ नाम चेंज वाली रिक्वायरमेंट ही रहेगी। और उसके साथ साथ में देखना पड़ेगा कि कई इशू और प्रमोटर या प्रमोटर का ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर ये सारे कहीं डिवाइडेड तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई प्रमोटर तो नहीं है जो दूसरी कंपनी में डिवाइडेड है, या दूसरी कंपनी डिवाइडेड है उसमें भी प्रमोटर है, अपनी कंपनी में भी वो प्रमोटर है, ऐसा तो नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर, ये सब तो नहीं है। फ्रॉडुलेंट बोरोवर तो नहीं है। और कोई भी और ये तीन चारों कंडीशन एप्लीकेबल होगी आईपीओ, एफपीओ और आईपीओ दोनों के केस में। और फोर्थ वाली कंडीशन थी वो एप्लीकेबल होगी ओनली आईपीओ के केस में, वहाँ पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तो नहीं है, उसके 2 एक्सेप्शन भी थे, हमने वहाँ पढ़े थे इन डिटेल में। फिर ऐसी कंपनी है तो वही एलिजिबल कंपनी आईपीओ या
एफपीओ लाने के लिए। वो क्या करेगी, एक मर्चेंट बैंकर को ओपन करेगी और अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, जो 21 डेज के लिए ओपन रहेगा पब्लिक को। वो फिर 30 दिन तक का वेट करेगी। 30 दिन का वेट होने के बाद में वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करेगी आरओसी के साथ में और स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक कॉपी सेबी को भी जाएगा। फिर वहां से ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जब फाइल हो गया, वहां से हमारा शुरू हो जाएगा इशू ओपन। इशू ओपन कितने दिन रहेगा, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 डेज, और इसको चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में रिवाइज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम मिनिमम 3 डेज के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो हमारा क्राइटेरिया था 10 का, वो कभी भी वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरऑल तो 10 ही रहेगा। फिर जिस दिन हमने इशू ओपन करा, उससे पहले बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू हमारे को प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन लाना है। प्रमोटर का कितना, 20% आईपीओ के केस में, एफपीओ के केस में 20%, पोस्ट इशू कैपिटल का या इशू साइज का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी वो लाना चाहे उनकी इच्छा के ऊपर है। प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, प्लस आईपीओ ग्रेडिंग करवा सकते हैं, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ले सकते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे और कितने प्राइस पे इशू करे, तो उनका एक लोड बने 10 से 15,000 के बीच में, वो डिसाइड करना पड़ेगा। और नेट ऑफर हम पब्लिक को कितना दे रहे हैं, जो हमने वो पढ़ा था ना कि अगले दिन आई बुक बिल्डिंग इशू है तो कितना कितना, RRI को कितना, NII को कितना, QIBs को कितना, रेगुलेशन 6.1 कंप्लाई हुई तो कितना, रेगुलेशन 6.2 के हिसाब से बुक बिल्डिंग इशू है तो कितना, वो सारा हमारे को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसके साथ में हम प्री इशू एडवर्टाइजमेंट करेंगे कब, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के 2 दिन के अंदर अंदर हम इंग्लिश, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसके साथ में हम अगर हमारा इशू जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा का है तो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करेंगे, और अगर चाहे तो अंडरराइटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। साथ साथ में हम इशू ओपन से होने से पहले पहले प्राइसिंग के प्रोविजन भी देखेंगे। तो ये जो ब्लू ब्लू हाईलाइट कर रखा है वो इशू ओपन से पहले पहले कर सकते हैं। और प्राइसिंग के साथ में हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग भी इंक्लूड होगा कि कब कब केसेस आते हैं जब हम डिफरेंट प्राइस पे इशू कर सकते हैं। फिर ओपन हो गया ऑफर, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। फिर उसके बाद में हमारा इशू क्लोज हो जाएगा। इशू क्लोज हो जाएगा तो हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है अगर वो 90% रीच हो गई है तो अलॉटमेंट करेंगे, अदरवाइज में हम रिफंड करेंगे। रिफंड कब करेंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज का लेटर मिलेगा, हमारे को इंटीमेशन मिलेगा कि हाँ आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट कम नहीं हुआ या आपने किसी भी कंडीशन का कंप्लाइंस नहीं हुआ है और आपका अलॉटमेंट हम लिस्टिंग हम कैंसिल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको 4 दिन के अंदर अंदर आपको सारे एप्लीकेंट का पैसा वापस देना पड़ेगा। और अलॉटमेंट कर रहे हो तो अलॉटमेंट आपको करने के 10 दिन के अंदर अंदर वही इंग्लिश, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था हमने नेट टेंजिबल एसेट वगैरह वाला और डिबाटर वाला, उसके साथ में हम जनरल कंडीशन भी फुलफिल करेंगे। कौन सी थी जनरल कंडीशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज के डिपॉजिटर के साथ में वो फॉर्म अरेंजमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए सारे फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, वो वाली जनरल कंडीशन भी फुलफिल करेंगे। और ऑफर फॉर सेल हुआ तो ऑफर फॉर सेल की जो कंडीशन थी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए और उनका 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, वो भी कंप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल इस चार्ट से आप सारे रेगुलेशन, ऑलमोस्ट सारे रेगुलेशन देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रह गया है वो जो हमने पढ़े थे ना कि राइट इशू कर रही लिस्टिंग अपनी, बोनस इशू कर रही है, QIPs कर रही है, IDR कर रही है, राइट इशू कर रही है IDR का, या फिर SME लिस्टेड है, ये सारे पढ़ेंगे। एक टॉपिक ही रह रहा है आपका फास्ट ट्रैक FPO, वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट पार्ट 3 में मैं आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में इसके साथ में ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही हुआ है, इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक भी कंप्लीट होते जा रहे हैं आपके, तो आपका लोड कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट C रहेगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। और ये आप देख ही रहे हो लेंदी कितना है, तो इसका बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।